करो जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अच्छा मोहतरम, आज के नोट्स में, किताब पे नहीं, आज के नोट्स में पेज नंबर 3 पर वो बात लिखी हुई है जो आपको स्काई इलेक्ट्रिक वाली एग्जांपल दी थी। उस क्लास में नोट्स बांट तो अब्दुल्ला और बच्चे आ रहे हैं, नोट्स एंड पे रखा हो काफ़ी सारे। जी, नोट्स इधर नहीं मिले। स्काई इलेक्ट्रिक के केस में आपको याद होगा हमने ये बात पढ़ी थी। अब हाथ खड़ा कर दें किनको नोट्स नहीं मिले। स्काई इलेक्ट्रिक के केस में हमने बात पढ़ी थी कि वही हमें हार्डवेयर बेच रहे हैं और वही हमें सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। और एक बात हमने और की थी, जरा बात वो गौर से सुनिएगा। क्या अगर मैं स्काई इलेक्ट्रिक से खाली हार्डवेयर ले लूं, पहले तो वो मुझे बेचेंगे नहीं, अगर बेच भी दें तो सॉफ्टवेयर मुझे और किसी से मिलेगा भी नहीं, तो कैन आई टेक द बेनिफिट फ्रॉम दैट हार्डवेयर ऑन इट्स ओन? नहीं, क्यों नहीं मैं उससे बेनिफिट ले सकता? बिकॉज दैट सेलर, और भाईजान इधर, मैं क्यों नहीं उससे बेनिफिट ले सकता? बिकॉज दैट सप्लायर और अदर सप्लायर्स आर नॉट सेलिंग इट सेपरेटली। सो आई रिपीट, जरा चुप रहिएगा, आई रिपीट, दानिश, स्काई इलेक्ट्रिक के केस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो मुझे दे रहे थे। अगर वो मुझे खाली हार्डवेयर दे दें तो मैं उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग सॉफ्टवेयर देंगे तो मैं उसे ऑपरेट करूंगा। मैं उस हार्डवेयर से अलग फायदा ऑन इट्स ओन नहीं उठा सकता, क्योंकि वो सेलर या दूसरे सेलर साथ मुझे सॉफ्टवेयर नहीं दे सकते उसका। तो डेट्स वाई वो दोनों चीजें आपस में अलग अलग नहीं थी। दिखने में शायद हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग लग रहा है, लेकिन ऑन इट्स ओन ये अलग अलग नहीं है। जब नहीं है अलग अलग, तो फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेचना, क्या ये एक वादा है या एक से ज्यादा वादे हैं? सो इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इन दोनों का बेचना एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अच्छा, ये जो डिस्टिंक्ट और इनडिस्टिंक्ट होता है ना, यानी डिस्टिंक्ट है या डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसका फायदा ये होता है कि जब साबित हो जाए ना डिस्टिंक्ट है, दोनों टेस्ट लगाने होते हैं। जब साबित हो जाए डिस्टिंक्ट है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर चीजें डिस्टिंक्ट हैं तो फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एक से ज्यादा होंगी। तो मैं ये कह रहा हूं स्काई इलेक्ट्रिक का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, लेकिन क्या अगर वो मुझे अकेला हार्डवेयर दे दें तो दूसरे सप्लायर्स सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं या वो सप्लायर अलग से सॉफ्टवेयर बेच रहे? नहीं बेच रहा। इसका मतलब है मैं सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर के बगैर या हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के बगैर फायदा, तो ये अपने अंदर अलग अलग नहीं है। अगर अपने अंदर अलग अलग नहीं है तो इन दोनों चीजों का बेचना, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? एक। आज के नोट्स का तीसरा सफा। स्काई इलेक्ट्रिक, पहला सफा मैं इसलिए नहीं आपको देता होता क्योंकि पहले सफ़े पे अभी मुझे नहीं पता क्लास वर्क क्या चलेगा, होमवर्क क्या चलेगा, तो पहला सफ़ा इसलिए नहीं देता होता। हर क्लास में आपको दूसरा सफ़ा दिया जा रहा है। स्काई इलेक्ट्रिक इज अ कंपनी विच इज सेलिंग सोलर पैनल्स। इट प्रोवाइड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रन द सिस्टम। सोलर पैनल ऊपर लगे होंगे छत पे और आपके घर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगा होगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नॉट सोल्ड सेपरेटली बाय स्काई इलेक्ट्रिक और बाय अदर सप्लायर्स। ना ये अलग बेच रहे हैं ना और कोई अलग बेच रहा है। सो कस्टमर कैनॉट बेनिफिट फ्रॉम हार्डवेयर स्लैश सॉफ्टवेयर सेपरेटली ऑन इट्स own. Therefore, both hardware and software are not distinct in itself. Are considered, therefore, R की जगह therefore
दीज, देयरफॉर दीज आर, देयरफॉर दीज का लफ्ज डाल दें इटसेल्फ के नीचे, देयरफॉर दीज आर, देयरफॉर दीज आर कंसिडर्ड एज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये एक ही वादा समझा जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा जी, पेज नंबर 3 के ऊपर कल वाले का सॉल्यूशन है, आंसर 1 का, और अगले सफ़े पे कल वाले आंसर 2 का सॉल्यूशन है, और उससे अगले सफ़े पे कल वाले आंसर 3 का सॉल्यूशन है। समझ आ गई बात? ओके, ये तो कल वाले का सॉल्यूशन है। अच्छा, अब आप आ जाएं आज के पेज नंबर 2 पे, आज के नोट्स के पेज नंबर 2 पे। आज के नोट्स के पेज नंबर 2 पर ये पढ़ें जरा सिनेरियो। भाईजान आज के नोट्स का पहला सफ़ा पेज नंबर 2 निकालें, ये पढ़ें। पहली लाइन मैंने क्या लिखी हुई है? In continuation of 3 questions given in previous class notes, तो डेटा वही है। ऑन 1 जनवरी 2021 हमने 130 चीज़ें बेची, बेचने का वादा किया, उसमें से 70 डिलीवर होंगी 31 जनवरी को और 60 डिलीवर होंगी 28 फरवरी को। CL पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 13,000 इसने 1 जनवरी को दे दिया था, कल आपको याद होगा। ऑन 15 फरवरी the contract is modified to require the delivery of additional 30 products to CL on 10 March at ₹80 per product. CL paid additional amount on modification date, that is 15 फरवरी 2021. The additional 30 products are distinct but do not reflect the standalone price. ये कौन सा वाला कल वाला सिनेरियो है? इधर देखें, पहला सिनेरियो क्या था? चीजें भी अलग अलग थी और सेलिंग प्राइस भी मार्केट वाली थी। दूसरा सिनेरियो था चीजें तो अलग अलग हैं लेकिन मार्केट प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस नहीं है, स्पेशल डिस्काउंट को दिया है। और तीसरा सिनेरियो क्या था? चीजें ही एक हैं। ये कौन सा सिनेरियो है? दूसरा। इसमें ना ऐसे ही स्टैंडर्ड बनाने वाले ने एक सिनेरियो टेस्ट किया तो ICAP ने भी अपनी किताब में डाल दिया, तो इसका सोल्यूशन कल मैंने आपको करा दिया था। लेकिन इसमें ऐसी एक लाइन उसने डाली, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, जिस वक्त ये 30 प्रोडक्ट्स का आया ना नया ऑर्डर, 30 प्रोडक्ट्स का नया ऑर्डर कब आया जरा बता दें? 15 फरवरी को। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 70 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड हैड माइनर, इसको ना लिखना चाहिए था, वो ICAP ने भी नहीं अपनी किताब में लिखा, मैं भी लिखना भूल गया, अपलोड करते हुए कर दूंगा। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 15 फरवरी, जब नया ऑर्डर आया, ये लिखा होना चाहिए था सवाल में। 15 फरवरी को पता चला कि डेट्स, ये कितना अच्छा नजर आ रहा है, इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 15 फरवरी, 15 फरवरी को पता चला डेट 70 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड हैड माइनर डिफेक्ट्स। अच्छा, 70 जो पहले सप्लाई किए हुए हैं उनमें क्या निकला है? माइनर डिफेक्ट। कितने सप्लाई करने हैं? 60 पुराने वाले और 30, मसला कितनों में निकला? अगले 60 और 30 इंशाल्लाह सही हम सप्लाई करेंगे, उनका टेंशन ना ले तू, वो हम इंशाल्लाह सही सप्लाई करेंगे। मसला सिर्फ किस में आया? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, सब सही चल रहा है, ओके। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ₹70 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड हैड माइनर डिफेक्ट। सेलर मान गया कि मैं तुम्हें 1050 रुपए छोड़ देता हूं। ये कहां से आए 1050 रुपए? 70 चीजें थी ना, तो कितने रुपए छोड़े हैं उसने? 15 रुपए वो छोड़ है। वैसे बेची कितने की थी? 100 रुपए की, तो कितने रुपए छोड़ है? 15 रुपए। तो बेच कितने की रहे फिर? 85। तो इसमें उसने वैसे ही कह दिया है कि आपको मैं 15 रुपए जो है ना पुरानी प्रोडक्ट्स के छोड़ देता हूं। अब जरा तसल्ली से, देयर विल बी नो चेंज इन माई यूनिट्स कैलकुलेशन। सेकेंड सिनेरियो था ना कल ये, देयर इज नो चेंज इन दिस 7000, 5600, 2800, ये सारा उसी तरह है, देयर इज नो चेंज इन इट। आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, यू आर नॉट सपोज टू टच एनीथिंग। कल याद है दूसरे सिनेरियो में 60 × 100 किया था और 30 × 80 किया था,
और ब्लेंडेड प्राइस निकाली थी 93.3। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ एक जर्नल एंट्री छेड़नी है। 15 फरवरी को उसने नए यूनिट्स के पैसे देने हैं, वो पैसे आप उससे थोड़े कम ले लें। बस 15 फरवरी को उससे पैसे थोड़े कम ले लें। कितने पैसे छोड़ दें उसे, वो जो कितने पैसे छोड़ दें उसे, 15 रुपए उसे छोड़ दें कितने प्रोडक्ट्स के, बस वो पैसे उसको छोड़ दें। बाकी पूरे सवाल को मनो मन एज इट इज सेम करना है। लेकिन पैसे छोड़ के, पैसे जब छोड़ेंगे तो कैश कम आएगा, तो एंट्री आउट हो जाएगी, तो रेवेन्यू भी तो डेबिट हो जाएगा ना। रेवेन्यू भी तो कम करना है ना, क्योंकि रेवेन्यू आपने बुक कितने रुपए पे किया था, 100 रुपए पे, और होना किस पे चाहिए था, 85। लेकिन ब्लेंडेड प्राइस वाली कैलकुलेशन को नहीं छेड़ना, उसको आपने उसी तरह रखना है। तो सिर्फ एक एंट्री में चेंज आई है भाई, 15 फरवरी वाली। किसी तरह हाईलाइट कर लें आप भी, और दानिश मुझे याद कराना, अपलोड करते हुए मैं हाईलाइट कर दूंगा। और कोई चेंज नहीं सोल्यूशन में। क्या चेंज आई जी, देखें। नया कॉन्ट्रैक्ट कितनों का पकड़ा है, 30 का। कितने पैसे आएंगे, नयों के मैं पूरे पैसे लूंगा, नयों के मैं पूरे पैसे लूंगा बजाहिर। अभी बजाहिर मैंने सोचा था नयों के पूरे पैसे लूंगा 2400। जब मैं 2400 लेने लगा तो उसने कहा यार मुझे 15 × 70 छोड़ दो, तो इससे मैं रेवेन्यू क्या कर लूं, कम कर लूं। तो बचा कुचा कैश मुझे कितना मिलेगा, 1350। तो उर्दू में लिख लें कि अगर पिछले कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफेक्ट्स हैं, अगर पिछले कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफेक्ट्स हैं, पिछले डिलीवरी में, सॉरी पिछले कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पिछली डिलीवरी, अगर पिछली डिलीवरी में कोई डिफेक्ट है तो अब उससे कम पैसे ले लें आप। पिछली डिलीवरी में कोई डिफेक्ट है तो अब उससे कम पैसे ले लें नया ऑर्डर पकड़ते हुए। अगर पिछली डिलीवरी में कोई डिफेक्ट है तो अब उससे कम पैसे ले लें नया ऑर्डर पकड़ते हुए। वो कैलकुलेशंस तो नहीं आप छेड़ने लग जाएंगे ब्लेंडेड प्राइस वाली, इसको ना अलग से रखना है, इस सवाल की टॉपिंग रखना है। खुदा ना खास्ता ये एंट्री ना भी की आपने तो आपको कोई 10 में से 8 या 9 नंबर वैसे ही आ जाने हैं। तो इस लाइन को अगर आप इग्नोर भी कर देंगे तो सिर्फ आपकी क्या गलती होगी, इधर आपने 2400 कैश डेबिट कर दिया होगा, और तो कोई गलती नहीं होगी। डन हो गया। तो ये जी कल वाले 4 सिनेरियोस थे। अच्छा, अब कल वाले जो 3 सिनेरियोस थे उनको हम रिवाइज करते हैं बुक से। बुक में भी तो पता होने चाहिए कल वाले 3 सिनेरियोस कहाँ लिखे हुए हैं। बुक निकाल लें, पेज नंबर 319, 319। अच्छा मुझे ये बताएं, पेज 319 पे आप क्या लिखेंगे। कल वाला लेक्चर कौन सा था, 113। इसमें पेज नंबर कौन सा था जिस पे इसके सवाल थे, पेज नंबर 2 पे इसके सवाल थे ना, नहीं पेज नंबर 2 पे थे सवाल, 2 पे थे कल वाले नोट्स के, पेज 2 पे इसके सवाल थे। सिनेरियोज हमने कितने पढ़े थे, 3। टाइप 1, एडिशनल गुड्स आर डिस्टिंक्ट। जो 30 यूनिट थे वो डिस्टिंक्ट थे, और जो 80 रुपए थे वो मैंने समझा था मार्केट प्राइस से। वो मैंने क्या समझा था, सवाल क्या कह रहा था, जरूरी तो नहीं 100 रुपए की चीज महीने बाद बाजार में 100 रुपए की हो सकता है वो कम हो के 80 रुपए की होगी हो, तो वो 100 रुपए मार्केट प्राइस थी। तो हमने क्या किया था, ट्रीट इट एज अ, हमने बिल्कुल सेपरेट करके, कोई ब्लेंडिंग स्लेंडिंग की थी या कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था पहले सवाल में। और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे समझा था, अल्लाह का शुक्र है आज तो हम सोल्यूशन भी बनाए हुए इसके। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे समझा था, कल आपको याद है हमने कुछ चेंजिंग नहीं की थी, हमने चुप करके 100 × 70, 100 × 60 पुराने को पुराने की जगह रखा था और नए को 30 × 80। ये कल वाला सोल्यूशन था। अच्छा दूसरा सिनेरियो कल क्या पड़ा था, 30 गुड्स नई हैं, बिल्कुल अलग है, लेकिन प्राइस ऑफ एडिशनल गुड्स इज नॉट स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन यानी मार्केट प्राइस नहीं है उनकी, हालांकि थी 180 ही, लेकिन सवाल कह रहा था ये मार्केट में नहीं है, मार्केट में शायद अभी 100 का ही है, लेकिन आपने उसको ग्राहक बनाने के लिए कितने का दिया, 80 का दिया। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ब्लेंड किया था, जो डिलीवरीज हो चुकी थी उनको नहीं छेड़ा था, टू बी डिलीवर्ड 60 और 30 को ब्लेंड करके नई प्राइस निकाल ली थी। ट्रीट इट एज अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट समझे टर्मिनेट हो गया, ट्रीट इट एज अ टर्मिनेशन ऑफ
एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट समझे टर्मिनेट हो गया है, बस ये 70 वाला फारग हो गया। अब क्या करें, फिर क्या करें, एंड क्रिएशन ऑफ अ, और नया कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया। कैसे? दैट इज एडजस्टमेंट इज मेड टू रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ, क्या आप बता सकते हैं मुझे रिमेनिंग यूनिट ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 60। उसमें हमने एडजस्टमेंट कर दी थी। और आखिरी सिनेरियो हमने क्या पढ़ा था? एडिशनल गुड्स आर नॉट, अच्छा इसमें मैंने बताया था कि चाहे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो चाहे ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ना, ये देखना ही नहीं आपने। तो लिखें स्टैंड अलोन प्राइस नहीं देखनी, प्राइस चाहे स्टैंड अलोन हो चाहे ना हो लिख लें। गुड्स को क्या करना है आपने? नॉट डिस्टिंक्ट लिख लें, प्राइस चाहे स्टैंड अलोन हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है। वही ईंटें लग रही हैं, बाथरूम थोड़ा सा बड़ा होने लगा, मरले से 1.5 मरले का। अब क्या किया? कम्युलेटिव कैचअप। कम्युलेटिव कैचअप का क्या मतलब है? इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ, ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट समझे। पहले में क्या समझा था? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे में पुराना टर्मिनेट करके नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और तीसरे में एग्जिस्टिंग। तो ये 3 लफ्ज, पहला सेपरेट ही बिल्कुल डील किया था हमने, दूसरे में हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना के ब्लेंडिंग की थी, और तीसरा हमने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट समझा था। तो इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एडजस्टमेंट इज मेड इन द ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू। तो एडजस्टमेंट हमने की थी ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू में। ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू में ये था ना कल वाला सोल्यूशन, 7000 को भी चेंज किया था। ऐसे ही आई कि आपने अपनी किताब में अंग्रेजी ठोकी हुई है तीसरे सिनेरियो की, अपनी किताब में अंग्रेजी, एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ इट्स वाला पार्ट ऑफ अ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। वो जो आखिरी वाला सिनेरियो था, इफ द रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, वही ईंटें उसी बाथरूम में लग रही हैं, बस बाथरूम एक्सटेंड हो रहा है, एंड देयरफॉर फॉर्म पार्ट ऑफ अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वही बाथरूम बन रहे, एक ही वादा है, डेट इज सेटिस्फाइड एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा पार्शली सेटिस्फाई हो चुका होगा, थोड़ा सा बाथरूम और बढ़ा दें। द इफेक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हैज ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड ऑन एंटिटी मेजर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज रिकॉर्डेड, अंग्रेजी छोड़ें, इज रिकॉर्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू, इज रिकॉर्डेड एज एन either as an increase in revenue or as a, हमने क्या रेवेन्यू को किया था? डिक्रीज at the date of contract modification. That is adjustment to revenue is made on cumulative catch up. cumulative का क्या मतलब है? पिछले रेवेन्यू को भी कैच करके उसको भी हमने एडजस्ट किया था। कितने लोगों ने इस सवाल को कल घर में किया था? अच्छा, आज आपने ना 10-15 मिनट निकालने हैं, आज आपने 10-15 मिनट निकालने हैं। मैंने वही सवाल आपको दोबारा दिया है, लेकिन मैंने 2 लाइनें चेंज की हैं। मैंने अब ये कर दिया है कि पैसे कल मिल रहे थे यकम जनवरी को, ये आज के नोट्स का सफ़ा भी मैं दिखा देता हूँ। पैसे कल मिल रहे थे यकम जनवरी को, अब मैंने क्या किया कि 31 जनवरी को भी पैसे नहीं मिलने, 28 फरवरी को भी पैसे नहीं मिलने, पहले पैसे मिलने हैं 5 मार्च को। तो ये दोनों अब क्रेडिट सेल बुक हो जाएंगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बट डेटर वाली एंट्रीज हो जाएंगी। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है मैंने, उसके पैसे भी उसके बाद, वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा मैंने 15 फरवरी को, उसकी डिलीवरी करनी है 10 मार्च को, 10 मार्च के बाद। तो इन 2 डिलीवरीज के पैसे कब? इन दोनों के बाद, तो ये क्रेडिट सेल टाइप चीज होगी। और इन 2 डिलीवरीज के पैसे जल्दी, इस एक डिलीवरी के पैसे, ये डिलीवरी कब? 10 मार्च, और इसके पैसे 25 मार्च। तो एंट्रीज अब सारी जो होंगी हमारी वो डेटर टाइप होंगी, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट, और वर्किंग सारी वही होंगी। इनका सोल्यूशन भी बना के दे दिया, लेकिन ये कितने सवाल बनेंगे? 3 सवाल बनेंगे, चौथा नहीं बनाया उस तरह का, 3 सवाल बनेंगे। तो आप बता दें आज वाले और कल वाले सवालों में क्या फर्क होगा? सिर्फ वर्किंग 100% वही होगी, 100% वर्किंग तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, वर्किंग 100% वही होगी। सिर्फ क्या बदलेगी? उधर पैसे एडवांस में आ रहे थे, इधर पैसे बाद में आ रहे हैं। उधर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट बार बार यूज हो रहा था, इधर सारे सवालों में बार बार कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है? डेटर अकाउंट यूज हो रहा है। मेरे ख्याल से पहले डिलीवरीज होंगी 31 जनवरी 28 फरवरी को, और फिर 5 मार्च को उनके पैसे आएंगे।
फिर अगली डिलीवरी होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और उसके ये तो नॉर्मल इंट्रो की क्लास वाले सवाल, चीज़ें बिक गई पैसे आ गए, चीज़ें बिक गई पैसे आ गए। ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट है और ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, ट्राई कीजिएगा जी। नहीं, पहले वाले में डिस्टिंक्ट थी, स्टैंड अलोन भी थी। हाँ, सेकंड वाले में डिस्टिंक्ट थी बट स्टैंड अलोन प्राइस नहीं थी। हाँ, रिमेनिंग नहीं, डिलीवरी की डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिलीवरी की डेट डजंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सवाल में लाइन लिखी होगी इट विल डिसाइड, डिलीवरी की डेट से, डिलीवरी की डेट से फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। सिंपल सा सवाल है, ट्राई कीजिएगा। कोई मसला है तो कल डिस्कस करते हैं। ओके, चलें जी, आज हमने 2 कॉन्सेप्ट्स करने हैं। पहले मैं आज 1 घंटा भी लगाऊंगा, 2 कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे जो कल हम चीज़ छोड़ के गए थे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 है या 1 से ज़्यादा है, उस डिस्कशन पे आ जाएंगे। अभी सिर्फ 2 नए कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ लें। डिस्काउंट वोचर, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, डिस्काउंट वोचर। सवाल ढूंढें किताब में, डिस्काउंट वोचर। पेज नंबर 362, पेज नंबर 362। अच्छा मोहतरम, सफ़ा देना एक, नहीं एक फाड़ के सफ़ा। अब जी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दुकानदार आवाज लगा रहा है भाईजान, दुकानदार आवाज लगा रहा है 100 रुपए की चीज 100 रुपए में, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में, ग्राहक आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, हाथों की यार पागल हो यार। तो दुकानदार आवाजें लगा रहे हैं भाईजान, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ले लो, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ले लो, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ले लो। ये दुकानदार जो है वो आवाज लगाई जा रहा है। अच्छा, दुकानदार तंग आके ना आपका कंधा पकड़ लिया, यार रुक बात तो पूरी सुन लेना मेरी, सारे ही मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे, मैं साथ एक कागज भी दूंगा, मैं तुझे साथ एक कागज भी यार कागज ते जानदार दे दे छड़, मैं तुझे साथ एक कागज भी दूंगा। आपने का पहले जरा कागज पकड़ा है क्या, इस पे लिखा हुआ कोई जमीन हमारे नाम हो गई है। तो दुकानदार कह रहे हैं मैं तुझे क्या दूंगा, एक साथ 100 रुपए की चीज ले ले, मैं तुझे साथ कागज दूंगा। आपने फौरन बेगम को फोन लगाया, 100 रुपए की चीज मिल रही है और एक सफा मिल रहा है चीज खरीद लो। बेगम ने कहा लिखिया किए होते हैं, लिखिया किया मैंने छड़ना दही लिखिया अच्छा तो वो तुझे पंजाबी समझ आती है। अच्छा, तो अब दुकानदार ने ऑफर किया है भाईजान क्या करो 100 रुपए की चीज खरीद लो और साथ क्या ले लो, एक कागज मैं आपको साथ देता हूं। उस कागज पे लिखा हुआ था फ्यूचर में अगर तुम चीजें खरीदने आए इतने दिनों के अंदर, इतने तक की चीजें, तो मैं तुम्हें इतने % पैसे छोड़ दूंगा। कागज में 3 बातें लिखी हुई थी, क्या, इतने दिनों में इतने तक की चीजें, अन्ना डिस्काउंट तो नहीं देना ना, इतने दिनों में इतने तक की चीजें अगर तुम खरीदने आए तो इतने % पैसे मैं तुम्हें कर दूंगा, माफ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अब दुकानदार की ना 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। नंबर 1, एक वो वादा कर रहे हैं आपको चीज बेचने का, और दूसरा वो आपको वादा कर रहे फ्यूचर डिस्काउंट देने का। अब दुकानदार के 2 वादे हैं और दोनों अपने अंदर भी अलग हैं और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग हैं। क्यों? दुकानदार आपको 100 रुपए के लेस बेच देगा, ये बिल्कुल अलग है, ये अलग सेल है। फ्यूचर में आके आप हो सकता है कि 50 रुपए के निम्को ले रहे हो, तो ये दोनों चीजें अपने अंदर भी अलग हैं
और दूसरा विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए लगे कि ये दोनों इनपुट्स मिलके कोई कंबाइंड आउटपुट नहीं बन रहा, बल्कि पहली सेल एक अलग आउटपुट है और दूसरी सेल एक अलग आउटपुट है। तो आज के बाद ना हर सवाल को इस एंगल से भी देखा करें। तो ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है स्टैंडर्ड की नजर में। स्टैंडर्ड कहते हैं इन दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को सामने रखकर जिस दिन आप उसको डिस्काउंट वोचर दो तो आप दो कॉलम डालो, गाड़ी बेचना और सर्विसेज देना। नहीं 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 नहीं, ये कॉलम ना डालो, आप कॉलम डालो सेल ऑफ गुड्स एंड डिस्काउंट वोचर और स्टैंड अलोन प्राइसेस, और वो सारा लिख के इसको इसके दरमियान में क्या कर दो, एलोकेट कर दो, एलोकेशन कर दो। डन। चलें जी स्टार्ट। एन एंटिटी यानी सेलर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹100। फिलहाल कितने की चीज बेची है? 100 रुपए की। ऑन 5 जनवरी 2001 एज अ पार्ट ऑफ मुआहिदा, मुआहिदे में था द सेलर गिव्स द कस्टमर अ 40% डिस्काउंट। मैं तुम्हें कितने % डिस्काउंट दूंगा? 40% फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू ₹100। कैलकुलेटर पकड़ें, हम कितना डिस्काउंट देने के लिए लायबल फील करें? आगे ना पढ़ें। 40 गलत। दुकानदार सोचेगा कि वो कितने तक की चीजें लेने आएगा। ये तो ऑफर है ना, ये तो ऑफर है भाई, ये ऑफर है। ऑफर मैक्सिमम तुम कितने की चीजें लेने आ जाओ? 100 से कम की भी लेने आ जाना। कोई अप टू का मतलब ये होता है कि 100 की लो 120 की ना लेना, फिर तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऊपर की जो 20 की चीजें अलग से लोगे उस पर डिस्काउंट नहीं दूंगा। 70 रुपए की चीज ले लेना, 50 रुपए की चीज लेना, 60 की ले लेना, यानी 20 रुपए की 3 चीजें भी ले लेना, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसी तुम्हारी परचेज 100 से ऊपर की जाएगी मैं फिर डिस्काउंट नहीं दूंगा। 100 रुपए तक की परचेज पे तुम्हें क्या दे दूंगा? डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली आप जाएंगे, कोई एक छोटा सा बिस्किट पसंद कर लेंगे 20 रुपए का, कोई बॉल पेन पसंद कर लेंगे, तो 60-70 रुपए की चीजें आप लेके आ जाएंगे। अब जैसे ही सेलर ने चीज बेची बायर को, तो वो चीज देगा 100 रुपए वाली, वो अलग है, ये अलग है। ये उसने वो लेस का पैकेट है जो पहले ही दे दिया 5 जनवरी को, और लेस का पैकेट देगा और साथ एक सफा देगा। उस सफे पे क्या लिखा होगा? I will give you 40% discount for any future purchase up to ₹100 in next। अब आपने 60 डेज में आना है। एंटिटी नॉर्मली लोगों को 10% डिस्काउंट ऑफर कर रही है जो 60 दिनों में आए, क्योंकि सीजन में प्रमोशन चल रही है, शायद रमजान करीब है या कोई ईद आ रही है, तो सीजनल प्रमोशन चल रही है। 10% डिस्काउंट तो सबको ही दे रही है। तो भाईजान फिर हमारा डिस्काउंट 40% नहीं है, हमें 10% तो इस डिस्काउंट वोचर के बगैर भी मिल जाना था। तो हमारे लिए डिस्काउंट बताएं, ऑफर कितने की है? सिर्फ 30% की है। तो पहली बात तो ये होगी, ये आपने शुक्र है खुद ही समझ ली। नेक्स्ट, ऑन 5 जनवरी द एंटिटी ने सोचा, एंटिटी ने सोचा एक और फैक्टर अप्लाई करना है। वो ये है कि उसके आने का चांस कितना है। आने का चांस अलग चीज है, आके कितने की लेनी है ये अलग चीज है। अब दो चीजें एंटिटी सोचे। नंबर 1, उसके आने का चांस कितना है, अगर आ जाए तो 100 तक की लेगा या 100 से कम की लेगा, कितनी लेगा। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट देयर इज 80% चांस दैट ही विल रिडीम द वोचर। वोचर आके जमा करवाएगा, इसका 80% चांस है। अच्छा, ये ना स्टैंडर्ड के मुताबिक वो वाला 80% नहीं है जो आप ये ले लें कि यार 80% चांस है तो हाई चांस है कि वो आएगा, तो आएगा ही। इस 80% को हम एज अ परसेंटेज लेंगे और अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे। वैसे दिखने में ये बेसिक थीम से थोड़ा हट के बात लग रही है। बेसिक थीम हमने ये पढ़ी हुई थी कि अगर 80% चांस है कि बंदा आएगा, 20% चांस है नहीं आएगा, तो फिर सोच लो बस पूरा आएगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट वोचर है इस रूल की एक्सेप्शन है। इसमें स्टैंडर्ड में भी उसने ये किया हुआ है कि उसने 80% पे परसेंटेज लगाई हुई है, तो इसलिए इस पे परसेंटेज लगाएंगे। तो कितने % चांस है उसके आने का? 80%। और अगर आता है तो फिर कितनी परचेजेस करेगा? 50 तक की। 100 रुपए तक की चीजें वो नहीं खरीदेगा, मुझे भी पता है, कई सालों से मेरा ग्राहक है वो, तो इतनी ज्यादा चीजें वो नहीं खरीदेगा। कितने रुपए तक की खरीदेगा? 50 रुपए तक की, क्योंकि ये चीजें ना मिलियंस में हो रही होती हैं। तो हो सकता है ये पहले वाली सेल 10 मिलियन की हो। अब मुझे पता है कि अगले बंदे में इतनी जान ही नहीं, 10 मिलियन की मैं उसे ऑफर कर भी दूं तो उसने आना कितने मिलियन की चीजें लेने हैं? 5 मिलियन तक की चीजें लेने आना है। तो इसलिए मैंने 2 एस्टिमेशंस लगानी है। नंबर 1, एक एस्टिमेट लगानी है उसके आने का कितने % चांस है,
और दूसरी एस्टिमेशन लगानी है कि आकर कितने की खरीदेगा। अब एक चीज तो सवाल से काट दें बिल्कुल, वो मैंने आपको अक्सर कहा हुआ है, जो मैंने ऑफर की है, ऑफर मेरी काट दें, ऑफर कितने की है, उस ऑफर में से मेरे ख्याल से उसने अवेल कितनी करनी है, 50। चलें जी वर्किंग, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। कितने वादे हैं, 2। एंटर्स फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए, ये पहला वादा है। गिव्स कस्टमर अ डिस्काउंट वोचर, ये दूसरा वादा है। प्रोडक्ट ए आज बेच दिया, कल कल को कोई और प्रोडक्ट ले लेगा वो हमसे आके, प्रोडक्ट ए। और दूसरा वादा डिस्काउंट वोचर जी। स्टैंड ऑन प्राइस, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। सो यार ये ना, ये भी सो ही लिया करनी है इस टॉपिक में, ये भी सो ही लिया करनी है। वजह भाईजान डिस्काउंट वोचर के वो कोई पैसे नहीं देके जा रहा। ट्रांजैक्शन प्राइस होती है जो कस्टमर से पैसे लिए हैं। स्टैंड लॉन प्राइस को फर्क करें, स्टैंड लॉन प्राइस क्या है उसको छोड़ें। ट्रांजैक्शन प्राइस होती है कस्टमर से क्या डील हुई है। कस्टमर से मुझे बताएं प्रोडक्ट ए के कितने लेंगे, 100 रुपए, डिस्काउंट वोचर के कितने लेंगे, 0। तो इसका मतलब है उस ट्रांजैक्शन प्राइस इज द प्राइस विच कस्टमर इज सपोज टू पे। तो कस्टमर जाते हुए कितने पैसे देके जाएगा, वो प्रोडक्ट ए के 100 रुपए देके जाएगा, 60 डिस्काउंट वोचर ले जाएगा। तो मुझे कस्टमर से मेरी जेब में क्या आने, 100 प्लस 0। 100 किसका आने, प्रोडक्ट ए का, और डिस्काउंट वोचर के कस्टमर डिस्काउंट वोचर का 1 रुपया नहीं देगा, क्योंकि डिस्काउंट वोचर तो मुफ्त में मिलते हैं हर जगह। तो डिस्काउंट वोचर के कस्टमर पैसे नहीं देगा। तो मुझे जेब में कितने आया करेंगे, 100। और यही 100 प्रोडक्ट ए की मार्केट प्राइस भी है, यही 100 प्रोडक्ट ए की, अनलेस के सवाल कोई और प्राइस दे दे, तो यही 100 प्रोडक्ट ए की मार्केट प्राइस भी है। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए। अब स्टैंडर्ड कहता है यार डिस्काउंट वोचर की फेयर वैल्यू निकालो। डिस्काउंट वोचर की क्या निकालो, फेयर वैल्यू। उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें समझाई हैं कि मैं जो उसे डिस्काउंट देना चाह रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू जरा आपने निकालने की कोशिश करनी है। मैं मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने रखने लगा हूं। मैं 100 रुपए की परचेज पर उसे 40% डिस्काउंट ऑफर किया है, ऐसा ही है। सुने फिगर्स फिर मुझे सही कराइएगा। मैंने 100 रुपए तक की परचेज पे उसे 40% डिस्काउंट ऑफर किया है, और अगर मैं कहूं कि 100% यकीन है कि वो आएगा, तो इस किस्म की बातें हैं। लेकिन ये तीनों फिगर्स नहीं उठानी आपने उसे 100 रुपए तक की परचेज करने पर डिस्काउंट ऑफर किया है। वो 100 की परचेज करेगा या शायद 50 की, तो 50 की परचेज वो करेगा। उसको 40% डिस्काउंट दे रहे हैं या उसको एक्स्ट्रा 30 दे रहे हैं, उसको 30 दे रहे हैं। उसके आने का चांस कितना है, 80%। अच्छा, अब ये 3 फैक्टर जरा बताइएगा क्या है। वो कितने की चीजें लेगा, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन नहीं है, ये तो सवाल में दिया हुआ डेटा, ये एस्टिमेशन नहीं होगी। अच्छा, उसको हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 30। बाकी लोगों को 40 दे रहे हैं, उसको 30 दे रहे हैं। इसका बाकी लोगों को 40 दे रहे हैं, सॉरी बाकी लोगों को 10 दे रहे हैं और इसको 40 दे रहे हैं। इसका ज्यादा कितना दे रहे हैं, 30। इसने आने नहीं आना, हाँ ना में जवाब नहीं होगा इसका आप एग्जैक्ट परसेंटेज लगाया करेंगे। इसके आने का चांस 80% है तो 80 से मल्टीप्लाई कर दें, 20% तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आने का चांस 10% है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये परसेंटेज आपने अप्लाई जरूर करनी है। अब बता दें एक डिस्काउंट वोचर की फेयर वैल्यू टाइप निकालने की कोशिश की है हमने। अब बता दें मैं कितना डिस्काउंट देने के लिए लायबल फील करूं, 12 टोटल। लोकेशन करते नहीं, पॉइंट्स में ना जाए। 89 नोट करो। अगर नॉर्मल डिस्काउंट हम लोगों को ना दे रहे होते 10%, तो बताएं जी इधर कितना यूज होता, 40%। सोचनी कितनी चीजें हैं। नहीं, तीसरी चीज गिवन होगी यार सवाल में। पहली चीज क्या सोचनी है, ऑफर की 100 की, लेकिन ऑफर की 100 की, लेकिन वो शायद कितने की खरीदेगा, 50 की। दूसरी चीज क्या सोचनी है, उसके आने का चांस कितना है।
अब एंट्री बता दें, प्रोडक्ट ए के बेचने पे एंट्री बता दें, प्रोडक्ट ए के बेचने पे एंट्री बता दें। यकम जनवरी को, यकम जनवरी 2001 जी। एंट्रीज भाई इसकी नहीं होती, एंट्रीज तो उसकी होती हैं। कैश डेबिट 100 रुपया, सेल क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट नाम रख लें, जो भी नाम आपको पसंद हो, लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट, यानी प्रोडक्ट ए की सेल ही थोड़ी कम बुक करें फ्यूचर, क्योंकि शायद आपने डिस्काउंट थोड़ा प्रोडक्ट ए में भी इसकी वजह से मर्ज करके डिस्काउंट दिया आपने, इसलिए प्रोडक्ट ए की सेल को 100 की बजाय आज ही किस पे बुक कर लें, 89 पे। कैश डेबिट प्रोडक्ट ए बेच के आया, सेल ऑफ प्रोडक्ट ए बुक कर लें फिलहाल 80 और ये 89 पे ही बुक रहेगी, और एक लाइबिलिटी बुक कर लें, उसको क्या देने की, उसको डिस्काउंट देने की लाइबिलिटी बुक कर लें 11। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात इसमें है नहीं, क्लास के बाद आ जाना, मैं डिस्कस कर लूँगा, अभी ऐसी बात फैल जाएगी। बस इसको 30% लिख के इनकॉर्पोरेट कर लिया इस बात को हमने। क्या चीज़? 50 तो अनडिस्काउंटेड प्राइस है, 50 अनडिस्काउंटेड प्राइस है। क्या चीज़? 1 बाय 1 चलो, 50 का 10% डिस्काउंट तो सबको देना है ना, तो जो मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ इस वक्त उसकी फेयर वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको डिस्काउंट तो मैंने 30% देना है ना, मैं तो इसको जो डिस्काउंट दे रहा हूँ सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्या चीज़? किसका इम्पैक्ट? वो भी आने दो, जब एक्चुअली बंदा आएगा वो मैं दिखाऊंगा, अभी आने दो उसको, जब वो चीज़ें लेने आएगा अगली बात बाद में करेंगे। अच्छा जी, ये सारी अकाउंटिंग किस वक्त कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ, नहीं 5 जनवरी, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल। अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जब वो आए तो होते 100 रुपए की चीजें खरीद लें, हमने सोचा था 50 की खरीदेगा, जब वो आए तो होते 10 रुपए की चीजें खरीद लें, जब वो आए तो हो सकता है एग्जैक्ट 50 की चीजें खरीद ले, जब वो हो सकता है वो 60 दिन आई ना और उसकी ऑप्शन क्या हो जाए, लैप्स हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो डिस्काउंट मुझे कैश वाले कॉलम में डिस्काउंट 40% ही माइनस कराइएगा, क्योंकि हम उसे छोड़ेंगे कितना, 40%। इधर मैंने क्यों 30% लिया है, मैं उसको दिए गए डिस्काउंट वाउचर की क्या निकालना चाह रहा हूं, फेयर वैल्यू। तो अब 3 ऑप्शंस अगली आप खुद ही सही कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। अब मल्टीपल ऑप्शंस बन सकती हैं, 3 4 जितनी मर्जी बना लें। 10 रुपए की चीजें लेने आ गया, 20 रुपए की चीजें लेने आ गया, 30 रुपए की लेने आ गया, नहीं लेने आया, पूरी 100 रुपए की लेने आ गया, 50 रुपए की लेने आ गया, जितनी मर्जी ऑप्शंस बना लें। इन तीनों ऑप्शंस में ना आपने एक काम करना है, ये जो लाइबिलिटी अकाउंट खड़ा हुआ है ना, इसको खत्म कर देना किताबों से, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना जब भी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए ना, तो ना डेटर अकाउंट बचना चाहिए किताबों में, ना लाइबिलिटी अकाउंट। तो इन तीनों बातों में एक बात याद रख लें, लाइबिलिटी को एज इट इज डेबिट करना है। एक दफा और भी बात हुई थी, जिस वक्त वो सेल ऑन रिटर्न वाली बात चल रही थी, कितने यूनिट्स बल्ब बेचे, कितने बल्ब वापस लेके आएगा, उसमें भी मैंने कहा था लाइबिलिटी को फौरन खत्म कर दिया करें। लॉजिक इज कि ये अकाउंट अब किताबों में एग्जिस्ट करने की कोई तुक नहीं है, तो इस अकाउंट को एज इट इज हम खत्म करेंगे, बाकी इंशाल्लाह आसान है चीज। शो द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एज्यूमिंग द कस्टमर मेड द परचेज ऑफ ₹50। कस्टमर ने 50 चीजें खरीद ली हैं, और पहले ये वाला कर लेते हैं जरा, आखिरी वाला। Show the journal entries for the above assuming customer did not came in 60 days and option was, वो आया ही नहीं 60 दिन। अब ये ऑप्शन लैप्स हो गई है, तो मेरे ख्याल से ना शायद ये 60th डे पे एंट्री कर ले, 60 दिन उसका वेट करें, डायरेक्ट जाम मार लें 5 मार्च। 5 मार्च को खड़े होकर जरा बता दें क्या मेरी किताबों में ये लायबिलिटी रहनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, एसेट खत्म होते हैं किताबों से तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, कैश चोरी हो गया, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट चोरी हो गए, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। लायबिलिटीज किताबों से खत्म करने का तरीका क्या होता है, रेवेन्यू बुक करें। फाइनल अकाउंट का भी एक सवाल किया था, करंट टैक्स पेबल 2000 का ट्रायल में खड़ा था,
मैंने कहा था टैक्स वालों ने क्या ये पेएबल अब हम पे ना करें, बेशक आप हम आपको माफ करते हैं, तो लाइबिलिटी माफ हो जाए तो खुशी नहीं होती। तो अब बता दें जी 60 दिन तक वो बंदा चीजें नहीं लेने आया, अब क्या मैं लाइबल फील करूं कि उसको डिस्काउंट देना है? अब अगर वो आ भी जाए तो मैं उसे डिस्काउंट, अब लाइबिलिटी को किताबों से खत्म कर दें। लेकिन ऑब्वियसली यार कुछ ना कुछ अब क्रेडिट तो करना ही है ना, तो क्या करें? बस रेवेन्यू बुक कर लें, अपना रेवेन्यू बुक कर लें। तो लाइबिलिटी से उल्टाने का तरीका क्या होता है? रेवेन्यू बुक कर लें। ये जी हमारी पहली एंट्री होगी। इसमें कैश मैंने क्यों नहीं डेबिट किया? कैश डेबिट, और अगली दोनों एंट्रीज में मैं कैश डेबिट करूंगा, अगली दोनों एंट्रीज में मैं कैश डेबिट करूंगा, क्योंकि कोई ना कोई चीजें वो लेने आएगा। नोट कर लें, ये ऑप्शन सी थी। 60 दिनों बाद मैं ये एंट्री करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग लाइबल नाउ टुवर्ड्स हिम। अच्छा जी, पहली ऑप्शन ए, कस्टमर मेड द परचेज ऑफ 50 ऑन 20 फरवरी। टाइम में आया, पहले तो ये देख लें 60 दिनों के अंदर आ गया तो ठीक है, फिर इसे डिस्काउंट दें, लेकिन डिस्काउंट इसे 40% देना है, आम लोगों वाला 10% भी और इसके वाला 30% भी। बता दें जी ऑप्शन ए कैश, कितने बनते हैं पैसे उसके? 50, लेकिन हमारा वादा कितना डिस्काउंट देने का है? 40%। 40%, यहां 40 लेना है, यहां 40 लेना है, -40% ऑफ 50 या 50 इंटू 60%, जो भी आप पसंद करें, 30। कितने पैसे देगा? 30 रुपए देगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी किताबों से खत्म करते हैं। देयर इज नो लाइबिलिटी, आपको डिस्काउंट देने की लाइबिलिटी है, चीजें ले गया, देयर इज नो लाइबिलिटी, किताबों में लाइबिलिटी नजर नहीं आनी चाहिए। 11 डेबिट करते हुए ये नहीं सोचना कि ये 11 क्या है, 11 डेबिट करते हुए ये सोचने कि वी आर नॉट फीलिंग लाइबल एनी मोर। बैलेंसिंग भाई सेल को डाल दीजिएगा, बैलेंसिंग सेल को बड़ा बड़ा लिख के बैलेंसिंग सेल को डाल दीजिएगा 41। और इसमें स्टेप्स लिख लें, नंबर 1 कैश अकाउंट हिट करना है, नंबर 2 लाइबिलिटी डेबिट करनी है, नंबर 3 बैलेंसिंग क्या आनी है? सेल। यार सेल को कुछ लोग कहते हैं चेक करवा दें, मुझे दूसरा सवाल करा लेने दें, उसके बाद मैं सेल चेक करवा दूंगा। जो सेल बैलेंसिंग मैंने क्यों निकाल लिया, सेल चेक कर लूंगा, ऐसी फिर बात की जितनी मर्जी गहराई में जाते रहें, वो तो बात कभी कभी खत्म नहीं होगी। मैं सेल चेक करवा देता हूँ आपको, सेल बैलेंसिंग की फिगर एक और तरीके से, ठीक है। फिलहाल स्टेप समझ लें, कितने पैसे देके गया वो? 60%। 60%, तो पैसे मेरे पास 30 आए, लाइबिलिटी तो खत्म करनी है किताबों से, क्यों? क्योंकि ये अकाउंट अब किताबों में रहना चाहिए, ट्रांजैक्शन ओवर हो गई है। बैलेंसिंग किसको डाल दें? सेल को। इधर भी बैलेंसिंग सेल को डाला था, इधर भी बैलेंसिंग सेल को डाला था, क्योंकि इधर कैश कितना आया था? 0। किधर? हमने जो उसको डिस्काउंट वोचर दिया है, तो उसकी फेयर वैल्यू हम कैसे निकालें? जो उसको ऑफर किए या जो सबको ऑफर किए? और जब वो बंदा फिजिकली चीजें लेने आएगा तो उसे पैसे कितने छोड़ेंगे? वो तो 40% छोड़ेंगे ना, तो उसके डिस्काउंट, उसके वोचर की फेयर वैल्यू निकल रही है ये, इस वजह से 30% लगाया। आखिरी एंट्री करते हैं, जल्दी करें। स्टेप्स, नंबर 1 कैश लिखें, नंबर 2 लाइबिलिटी डेबिट करें, और नंबर 3 सेल क्या निकालें? बैलेंसिंग। पहले एंट्रीज तो करें, फिर सेल की लॉजिक बाद में कर लेते हैं डिस्कस। अगली एंट्री करें जल्दी जल्दी। द कस्टमर मेड परचेज ऑफ ₹20, 20 रुपए की चीजें खरीदी हैं। 20 रुपए लेंगे या 40% छोड़ेंगे? इसमें 10% वो भी छोड़ेंगे जो आम लोगों को छोड़ते हैं, और 30% वो भी छोड़ेंगे जो इससे वादा किया हुआ था। जी कैश बोलें, 20 माइनस 40% ऑफ 20, 12। अच्छा जी, दूसरा काम क्या करना है? लाइबिलिटी किताबों से खत्म करने, क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शन ओवर हो रही है, लाइबिलिटी किताबों में खड़ी रही बैलेंस शीट डेट पे, तो यूजर पूछेंगे किसकी तरफ आप लाइबल फील कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी किताबों से फारग करें 11, और सेल बुक करें कितना? 23।
ओके, दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ लोगों ने सवाल पूछा है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ये प्लीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। आधे लोग तो इधर उधर बातें करने लग जाएं, बाकी लोग समझ लें। ये 23 रुपये की सेल बुक हुई है, ऐसा बातें तो ना करें ना। ये 23 रुपये की क्या बुक हुई है? सेल। डिस्काउंट निकालें कितना है? 20 इंटू 0.4 कितना? 8। 20 इंटू 0.4 8 रुपए का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट दिया? 8। कितना सोचा था? 11। 11 का सोचा था, दिया कितना? 8। 11 माइनस 8, 3 का आपने उसे डिस्काउंट नहीं दिया, यानी 3 की एक ये खुशी हो गई आपको, और आपकी 20 वाली चीज सेल हो रही है। तो जो आपकी 20 वाली चीज सेल हो रही है, तो 20 जमा 3 23। ये कुछ इस किस्म की चीज है, बट लीव इट, नो प्रॉब्लम। फर्क करें इसको। तो सेल को लिख लें, बैलेंसिंग निकालना है हमेशा। सेल को बैलेंसिंग निकालना है। डू नॉट वेस्ट टाइम इन पेपर। चलें जी, आप जो पेपर में करना है उसको समझिए, और मैं पास पेपर का सवाल आपको अब देने लगा हूं। नंबर 1, सवाल के अंदर एक चीज बिक रही होगी, एक सफा हम उसे पकड़ा रहे होंगे। चीज के कितने पैसे ले रहे होंगे? चीजी, जो चीज के पैसे उस पर लिखे होंगे वही चीज के पैसे ले रहे होंगे। सफे के कितने पैसे ले रहे होंगे? 0। तो कस्टमर से कितने पैसे मांगेंगे? 100। और वो चीज की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी 100 ही होगी, लेकिन अब डिस्काउंट वोचर के साथ हम दे रहे हैं। अब उसको जो डिस्काउंट वोचर देंगे उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। उसके अंदर 2 फैक्टर्स जो है सोचने पड़ेंगे। ऑफर कितने की है ये नहीं, वो कितनी ऑफर अवेल करने आएगा, आने का कितना, और हम उसके लिए कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इस तरह डिस्काउंट वोचर की क्या निकल आएगी? फेयर वैल्यू। जब ये फेयर वैल्यू निकल आएगी, तो फेयर वैल्यू निकलने के बाद एलोकेशंस करनी है। पहली एंट्री आसान है, अगली एंट्री ज्यादा आसान है। जब वो आएगा तो जितना डिस्काउंट सबको देते हैं वो नहीं देखेंगे, इसको डिस्काउंट 30 भी देने और 10 भी देने, इसको 40 का डिस्काउंट देके इतने पैसे मांगेंगे। ये अकाउंट किताबों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन इज नाउ ओवर। इस अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। बैलेंसिंग किस में डाल दें? सेल में। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 करें। 3 मिनट है आपके पास। पेज नंबर कौन सा है? 377। पॉइंट नंबर कौन सा है इसका? 3 कर दें। आज ना साथ वाले का ना देखें आप, साथ साथ आप जरा खुद ट्राई करें। ये रॉन्ग एंट्री होगी, रॉन्ग एंट्री को लिफ्ट ना कराइएगा। ये रेंट 30 जून है। एक फिगर शायद उसने खुद निकाल के दे दी है, तो वो आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। एक फिगर शायद उसने खुद निकाल के दे दी है। डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं दी ना उसने, तो उसने खुद ही सब कुछ दे दिया शायद। थाउजेंड में, रुपीज इन थाउजेंड में करें। भाई इसको मैं काट रहा हूं, ये देखें, ये तो रॉन्ग एंट्री है ना, इसको मैं काट रहा हूं, बाकी ओरिजिनल एंट्रीज कर दो। ये गलत किया आपने।
अच्छा कैमरा जो है ना वर्किंग की तरफ कर दो, वाइट बोर्ड की तरफ कर दो। अगर सवाल साइलेंट हो तो कैश रिसीव हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? हो गया होगा। सवाल साइलेंट हो तो कैश सेल एज्यूम करेंगे, क्रेडिट सेल नहीं। तारीखी जुमला बोल दिया गया है। सवाल खामोश हो तो कैश सेल एज्यूम करेंगे, क्रेडिट सेल नहीं। नहीं क्रेडिट सेल तो एज्यूम नहीं, सवाल खामोश हो तो कैश सेल एज्यूम करें। लोग कहां छोड़ते हैं पैसे। हाँ जी डन। वर्किंग कितने लोगों ने कर लिया है? यार वो डिस्काउंट लेने नहीं आया, लैप्स वाली एंट्री भी कर दें। सही क्या मैंने गलत क्या है? लैप्स वाली एंट्री कर दें, डिस्काउंट लेने नहीं आया वो। गुड गुड एक्सेलेंट। अच्छा कितने की परचेज करेगा? वो 50 रुपए की, हमने उसे ऑफर की 100 रुपए की, ऐसी बात सवाल में नहीं गिवन। हमने ऑफर की 100 रुपए तक खरीद लेना, ऐसी बात सवाल में नहीं गिवन। अब मेरी बातें सुने बस छोड़ दें। हमने उसे कहा 100 रुपए तक, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अब हमने उसे कहा 100 रुपए तक ले लेना, ऐसी बात सवाल में नहीं है। हमने उसे कहा शायद तुम्हें 100 की ऑफर कर रहा हूं, तुम 50 की लेने आ जाओ, ऐसी बात भी सवाल में नहीं है। इतना डिस्काउंट तुम्हें दे दूंगा, ऐसी बात भी सवाल में नहीं है। उसने डिस्काउंट की फिगर निकाल दी है, हमने अब उसके आने के चांस से मल्टीप्लाई करनी है। उसने डिस्काउंट की फिगर खुद निकाल के दे दी है। ये जो 0.2 है ना, 0.2, इट इज लाइक इस टाइप की कोई चीज है। इट इज लाइक इस टाइप की कोई चीज 0.2। मैं जो उसको वोचर बना के दूंगा, जरा अकल लगाइएगा, मैं जो उसको वोचर बना के दूंगा उस पे मैं उसके आने का चांस लिखूंगा। सोचे 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 सोचे, मैं जो उसे वोचर बना के दूंगा, वोचर क्या के लिखूंगा? बबलू तू पता नहीं आए ना आए, इस तरह का कोई लिखूंगा। तो मैंने उसको जो वोचर पकड़ाया है उस पे क्या लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें 0.2 मिलियन का डिस्काउंट। अच्छा जी थोड़ा मिस हो गया था बीच में। मैं ये कह रहा था कि सवाल ने जो दिए ना आपको 0.2 मिलियन, वो सवाल ने किस नाम से दिया है? PML प्रोवाइडेड 0.2 मिलियन वोचर। वोचर पर 0.2 मिलियन लिखा हुआ था। इट मींस कि हमने परचेजेस सोची, सोच के डिस्काउंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई की और उसे पकड़ा दिया वोचर। यार ये 0.2 मिलियन का वोचर है, यानी 0.2 मिलियन तुझे डिस्काउंट देने के लिए मैं क्या फील कर रहा हूं? लाइबल। डिस्काउंट वोचर पे डिस्काउंट ही लिखा होगा ना। PML प्रोवाइडेड GL 0.2 मिलियन डिस्काउंट वोचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज। तो डिस्काउंट वोचर पे मैंने उसे डिस्काउंट लिख के दे दिया। और अगर ये परचेज की फिगर होती तो वो मुझे 60 डिस्काउंट की परसेंटेज देता। तो ये परचेज की फिगर नहीं है, ये परचेज पर डिस्काउंट की परसेंटेज लगी हुई है। अब उसके जाने के बाद मैंने क्या सोचना है? डिस्काउंट वोचर उसे हैंड ओवर करने के बाद मैंने क्या सोचना है? अब एक चीज सोचनी है मैंने, क्या? कि उसके आने का चांस कितना है। चलें जी लेट्स स्टार्ट। ऑन यकम फरवरी PML सोल्ड कार टू गामा फॉर ₹3 मिलियन। अच्छा पैसे किसके लिए होंगे? सिर्फ कार के लिए होंगे ना, वोचर तो मुफ्त में देते हैं। तो पैसे किसके लिए होंगे? सिर्फ कार के। और उसने सवाल में लिखा भी हुआ है कार की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी है। खुदा ना खास्ता अगर कभी कार की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कोई और दे दे तो फिर उसको ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल कार की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी है? 3000। तो अगर कभी कार की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कोई और दे दे वो ले लीजिएगा इधर, लेकिन फिलहाल मैंने उसे गाड़ी बेची है 3000 की और वोचर के पैसे नहीं लिए होंगे जी। अब किसकी फेयर वैल्यू मैंने खुद निकालनी है पेपर में? डिस्काउंट वोचर की। डिस्काउंट वोचर पे डिस्काउंट कितना लिखा हुआ है? परचेज इनटू डिस्काउंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूं या डिस्काउंट दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट लेने का क्या चांस है? 160। 316 152
अच्छा 2848। आप बताएं, सवाल ये नहीं बता रहा था पैसे आए हैं या नहीं आए, तो अब हम एज्यूम करेंगे सेल के पैसे आ गए हैं। तो कैश आया, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ कार 2848, और लाइबल फील करें फ्यूचर में डिस्काउंट देने का। पूरा मैं 200 का लाइबल क्यों नहीं फील कर रहा, और आगे भी फिर 80% में 160 करके भी दोबारा 152 आ गया, क्योंकि डिस्काउंट आपने सिर्फ फ्यूचर परचेज को नहीं एलोकेट करना होता, डिस्काउंट इस वाली सेल, फ्यूचर सेल को एलोकेट नहीं करना होता, इस वाली सेल को भी डिस्काउंट एलोकेट करना है, क्योंकि दोनों चीजें आप इसी वजह से उसको डिस्काउंट दे रहे हैं ना कि वो ये चीज लेके जा रहा है। तो खाली सारे डिस्काउंट को अगली प्रोडक्ट को ना डालें, कुछ डिस्काउंट इस प्रोडक्ट को भी डालें। ये भी बात मैंने पिछले में ज्यादा फोकस नहीं कराई थी, इस वजह से हम डिस्काउंट थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को भी डाल देते हैं। अच्छा, अब अगली बात, अब पेपर के अंदर आगे वो गिवन करेगा आपको कि कितने अरसे में वो डिस्काउंट लेने आ सकता है। यकम फरवरी है, कितने अरसे में लेने आ सकते हैं, 1 साल, यानी यकम फरवरी 22 तक आ सकता है। अब अल्लाह करे हमारे साल आ जाए, लेकिन सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ, अभी तक जो है वो सवाल के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो स्पेयर पार्ट्स लेने आया या नहीं आया। तो प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज फॉर ईयर एंड 30/21। अभी कितने महीने गुजरे हैं, 5। तो क्या मैं कोई डिसीजन ले लूं, आया तो है नहीं, ये वाली एंट्रीज भी नहीं हो सकती ना, लैप्स किया टाइम, तो अब दूसरी कोई एंट्री बनती है या फिलहाल नहीं बनती, फिलहाल कोई दूसरी एंट्री नहीं बनती। तो ये तो हो गई मेरी ओरिजिनल एंट्री। यार ये जो रॉन्ग होती है ना, ये रॉन्ग नहीं होती, ये होती है पास्ट बाय अकाउंटेंट, पास्ट बाय अकाउंटेंट। सोल्ड कार फॉर 3 million and recorded entire amount as revenue, entire amount as, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, रेक्टिफाइंग खुद ही कर लीजिएगा। कैश डेबिट होनी चाहिए थी, हो गई, सेल रेक्टिफाइंग, सेल को क्या कर दें 152 से डेबिट और डिस्काउंट देने की लायबिलिटी बुक कर लें, डन, ओके। चलें जी, अगला हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, ये आप ना जी, कौन सा वाला, ये वाला जो 80% की है, ओहो वो तो मैं वैसे बता रहा हूं ना कि असल में ये जो गाड़ी हमने बेची है और हमने उसे डिस्काउंट वोचर दिया है, तो सोचो क्या ये वादा सिर्फ फ्यूचर सेल का डिस्काउंट है, या अगर मैं अपनी इंटरनल कैलकुलेशन करूं तो इंटरनली मैं ये भी सोचूंगा कि कुछ पैसे मैं इसमें भी छोड़ आऊंगा, इसी को तो डिस्काउंट एलोकेशन कहते हैं। व्हाट डज इट मीन कि मैं आपको 20,000 रुपए का क्या कहते हैं एक लेक्चर बेचूं और आपको कहूं कि कल आ जाना, अगला मैं आपको 8,000 में बेच दूंगा। इसका क्या मतलब है, मैं अगले में 12,000 आपको डिस्काउंट दे रहा हूं या दोनों में ही शायद डिस्काउंट दे रहा हूं, ये बात है। तो आपसे कॉलेज वालों ने एक सब्जेक्ट आज 20,000 का बेच दिया और वादा कर दिया कि अगला सब्जेक्ट कल 8,000 का बेचेंगे। अब सारा डिस्काउंट अगले सब्जेक्ट को डाल दें, मैं दोनों को डाल, तो ये कुछ नहीं, इस पॉसिबल ही नहीं है, कैश से ऊपर हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता जी। हाँ वो फिर पूरा डेटा देगा, वो आपकी बात सही है, वो फिर एंड तक का डेटा देके सवाल करवाएगा, फिर आप पूरी लाइबिलिटी रिवर्स नहीं करोगे, फिर वो पूरा डेटा देगा, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा सिमिलर है आज का। हम कस्टमर को डिस्काउंट वोचर नहीं देंगे, हम कस्टमर को, अच्छा मैं कह रहा था एक होमवर्क का सवाल इसमें कर लीजिएगा डिस्काउंट वोचर में, ताकि एक आपकी तरह रिवीजन हो जाए, लेकिन उसमें एक एरर है, वो एरर मैं सही करवा दूं। आप आए लेक्चर नोट्स में, एक और भी सवाल होना चाहिए ना जरा आपकी रिवीजन हो जाए। लेक्चर नोट्स में आए, पेज नंबर कौन से, लेक्चर नोट्स का 764 से स्टार्ट हो रहा है,
इसमें ढूंढे डिस्काउंट वाउचर का सवाल की तरह। नहीं 64 से तो नहीं स्टार्ट हो रहा, इसमें डिस्काउंट वाउचर का सवाल ढूंढे। पेज नंबर 721 पे है जी, 721, यही सफ़ा नंबर कहीं लिख लें 721। इस सवाल में एरर है, नहीं यार ये तो नहीं है डिस्काउंट, 722 इस सवाल में एरर है। एरर ये है कि आप ना 60 डेज को 90 डेज कर लें, 60 डेज को 90 डेज कर लें। मिल गया 60 डेज, इसको 90 डेज कर लें। अगला सफ़ा पेज नंबर 722 है, पेज 722 पे 90 डेज कर लें। तो चलें जी वापस आ जाएं। अब कितने सवाल हो गए डिस्काउंट वाउचर के? 2 हमने कर लिए, एक आपका होमवर्क में हो गया। अच्छा जी, अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, डेट इज ज़माना बदल गया। अब सफ़े सुफ़े नहीं दिए जाते, अब डिस्काउंट वाउचर की बजाय पॉइंट्स दिए जाते हैं, पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवा लें तो वो पॉइंट्स वहाँ क्रेडिट कर दिए जाते हैं, वो पॉइंट्स वहाँ क्रेडिट कर दिए जाते हैं। जैसे कॉलेज वाले आपको कहें एक सब्जेक्ट लो तो आपको 10 पॉइंट्स दे देंगे, फिर एक सब्जेक्ट में और एडमिशन कराओ आपको 10 पॉइंट्स दे देंगे। तो आजकल ज़माना ज़रा बदल गया है, कागजी कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी जगह क्या मिल रहे हैं? पॉइंट्स। तो बातें सारी वही हैं। निकाल लें सवाल इसका, वहीं जहां डिस्काउंट वाउचर का सवाल था, पेज नंबर नहीं यार 721 वाला कराऊंगा मैं, 721 क्वेश्चन 19 हो गया भाई, कह रहे हैं यार ना कर यार। अच्छा 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 ठीक है 721। कैलकुलेटर हाथों में हो। एन एंटिटी या सेलर हैज अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम मींस बार बार ही आ जाता है, नहीं अच्छी बात है, दुकानदार तो खुश होता है। तो एन एंटिटी हैज अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, मेहमान तो नहीं हो तो पैसे देके जाता है बल्कि। एन एंटिटी हैज अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम डेट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर विद 2 पॉइंट्स। हम तुम्हें 2 पॉइंट्स देंगे अगर तुम कितने की परचेज करोगे। रुक जाए जहां, कैलकुलेटर के बगैर ज़बानी बताएं। अगर 50 रुपए की परचेज करेगा कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे? यानी आप 25 रुपए का जूस खरीदा, 25 रुपए का जूस खरीदा, 50 रुपए आपने दुकानदार को पकड़ाए। जब आपने 50 रुपए दुकानदार को पकड़ाए, दुकानदार ने कहा आपका ऑनलाइन अकाउंट हमारे साथ बना हुआ है, वो जरा उसमें साइन इन करके देखें। आपने देखा आगे लिखा हुआ था अकाउंट्स पॉइंट्स इन माई अकाउंट, आगे लिखा हुआ था 2, तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। लेकिन अगर आप 100 रुपए की चीजें खरीद लें तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 150 की चीजें खरीद लें 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अब पॉइंट के पीछे छुपा क्या हुआ है? जैसे एटीएम के पीछे छुपा होता है ना कुछ, तो पॉइंट के पीछे छुपा क्या हुआ है? ईच, जैसे $1 के पीछे कुछ 280 रुपए, 250 रुपए, 228 रुपए छुपे होते हैं। तो पॉइंट के पीछे छुपा क्या हुआ है? ईच, अब चुप, ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर रुपीज। हर पॉइंट कितने रुपए डिस्काउंट दे देगा? 5 रुपए डिस्काउंट दे देगा। तो मुझे ये लग रहा है कि 50 की परचेज करेंगे तो 10 का डिस्काउंट मिलेगा। आपको भी यही लग रहा है? चलें, हम कुछ सबको एक ही कुछ लग रहा है, आगे चलें। ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर ₹5 डिस्काउंट और एनी फ्यूचर परचेज ऑफ द एंटिटीज प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग 2001 कस्टमर परचेजेस प्रोडक्ट्स फॉर 2 लाख। कस्टमर ने कितने की चीजें खरीदी? 2 लाख की। एंड ओहो, ये तो यार सवाल वाले ने बता दिया, इसको नहीं बताना चाहिए था। ये तो आई कैप तो नहीं बताएगा। कैलकुलेटर पकड़ें। कस्टमर परचेजेस प्रोडक्ट्स फॉर 2 लाख, 2 लाख की उसने चीजें खरीदी हैं। डिस्काउंट मुझे बताएं रुपीज में कैलकुलेटर पे। मैंने कितने की चीजें खरीदी? 2 लाख की। मेरे ख्याल से ऐसा करें कि ऊपर हमारी परचेज रख लें, दुकानदार की सेल हो गई, इसको डिवाइड करें 50 रुपए से, रुपीज 50 रुपए से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई किससे करें? 2 पॉइंट्स से।
ऐसा ही है। तो अब मुझे बता दें कि मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। 8000 पॉइंट्स मेरे अकाउंट में आ गए। लेकिन जैसे डॉलर के पीछे 250 रुपए छुपा हुआ है, ऐसे पॉइंट के पीछे कितने पैसे छुपे हुए हैं? 5 रुपए छुपे हुए हैं। ₹5। अब मैं यही आपको कह सकता हूं कि इस कैलकुलेशन में पेपर में कोई एंकी फैंकी ना कर दीजिएगा, कोई उल्टी चीज़ को डिवाइड से मल्टीप्लाई ये करके वो करके, थोड़ी सी अकल साथ रखिएगा, तसल्ली से सोच लें एक दफ़ा क्या हुआ है। हिंट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ऊपर भी रुपीज़ रखने हैं, नीचे भी रुपीज़ रखने हैं, लेकिन ये वाले 5 रुपीज़ ना ले आइएगा। ऊपर भी रुपीज़ रखने हैं, नीचे भी रुपीज़ रखने हैं, और मल्टीप्लाई किससे करना है? पॉइंट से। तो जवाब भी किस में आ जाएगा? पॉइंट्स में। ये छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये रुपीज़ ऊपर रखने हैं और जवाब में पॉइंट्स आ जाएंगे। कितना डिस्काउंट देना है? 2 लाख जो खरीदता है उसको मैं डिस्काउंट दूंगा इंशाल्लाह 40,000। मैं उसको डिस्काउंट दूंगा 40,000। लेट्स रिपीट। दो पॉइंट मिलते हैं कितनों की परचेज पे? 50। लेकिन मैं वैशी था, मैंने 2 लाख की परचेज कर ली। मैंने कितने की परचेज कर ली? 2 लाख की। हो तेरी खैर। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 पॉइंट्स। तो अब मुझे कितने पॉइंट्स मिल गए? 8000। भाईजन ये 8000 पॉइंट्स की बेस पे कैलकुलेशन नहीं करनी, दुकानदार सोचेगा कितने पॉइंट्स अवेल करने आना है। हाय हाय हाय, दुकानदार सोचेगा कितने पॉइंट्स अवेल करने आना है। सोचो यार सोचो। एंड 8000 पॉइंट्स डेट आर रिडीमेबल फॉर फ्यूचर परचेज। द एंटिटी एक्सपेक्ट्स 7500 पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड। अब ऐसा कर लेते हैं कि पेपर में बेशक इसको ऐसे काटेंगे और उसे ऑफर कितने पॉइंट्स की थी? 8000। लेकिन ₹5 इज इक्वल टू 37,500। अब इसको फिर फारक कर देना, 37,500। चलें जी। हमने एक प्रोडक्ट बेची है, एक हमने प्रोडक्ट बेची है और एक हमने लॉयल्टी पॉइंट्स बेचे हैं। कर दें एलोकेशन मुझे, फिर आगे मैं सवाल पढ़ता हूं। एलोकेशन करते हैं। इधर ले आओ कैमरा। यार वो कैलकुलेशन मैंने कर ली है, वो जो डिस्काउंट के लिए की थी ना, वो ये वाली कैलकुलेशन थी। डिस्काउंट की याद है? इतने ज़रब 30% ज़रब ये वही वाली कैलकुलेशन है। ये इधर मैंने कर ली है। नहीं, अब इसमें आने का चांस उसने कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता आने का चांस उसने कुछ नहीं बताया, कितने % चांस है लेने आएगा। हम तो 7500 पे कैलकुलेशन करेंगे, 8000 पे नहीं करेंगे। हम ऑफर कितने अब की है? 8000 की। लेकिन लेने कितने आएगा? 7500 पॉइंट्स रिडीम करने आएगा। पिछले सवाल के अंदर जो है वो हमने ऑफर की थी 100 रुपए की, लेकिन हमारा ख्याल था वो कितने रुपए की चीजें लेने आएगा? 50 रुपए की। इस सवाल में उसके अकाउंट में कितने क्रेडिट पड़ा हुआ है, इसके अकाउंट में कितना फायदा पड़ा हुआ है? 8000। लेकिन हमारे ख्याल से वो कितना अवेल करेगा? यार सारे पॉइंट्स पता है लोग क्यों नहीं अवेल करते? कि पॉइंट अवेल करना कोई ऐसे नहीं है कि पॉइंट दे के पैसे ले लो। पॉइंट के बाद आप कोई चीज खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, वो खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। ये कोई इस तरह की चीज नहीं है पॉइंट के डॉलर की तरह जाके जमा कराओगे आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर तो सारे लोग ही पूरा डिस्काउंट अवेल कराएं। तो लोग क्यों नहीं 8000 पॉइंट्स अवेल कराते? क्योंकि लोगों को उसके लिए चीजें खरीदनी पड़ती हैं, फिर पॉइंट अवेल होते हैं। डन। अच्छा, अब इस सवाल में ना आगे चल के उसमें वो अगली सेल का डाटा नहीं देगा, अगली सेल का डाटा नहीं देगा कि अगले यूनिट्स कितने सेल हुए, बल्कि सिर्फ किसका डाटा देगा? पॉइंट्स जो जो अवेल होते रहे। अब वो डाटा देगा पॉइंट्स जो जो अवेल होते रहे। अच्छा जी, बता दें यार कस्टमर से हम कितने पैसे लेंगे? 2 लाख रुपया किसका लेंगे? प्रोडक्ट। और पॉइंट्स के कितने पैसे लेंगे? 0। पॉइंट के पैसे नहीं लेंगे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस कस्टमर के साथ क्या तय होगी?
2 लाख, और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी हमारी प्रोडक्ट की क्या होगी, उसी टाइप की चीज, दोनों जगह बराबर 2 लाख। अनलेस के सवाल हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कुछ और बता दे, अनलेस के सवाल हमारी प्रोडक्ट की प्राइस को कुछ और बता दे। हमने फिलहाल जितने की प्रोडक्ट बेची है पहली वाली, वही ट्रांजैक्शन प्राइस भी होगी और वही उस प्रोडक्ट की स्टैंड। अब लॉयल्टी पॉइंट्स की मुझे कैलकुलेशन की जरूरत, अब इधर कर दूं या ये वर्किंग मैंने कर ली है। कितना डिस्काउंट देने का वादा है, 37,500 रुपए का डिस्काउंट देने का वादा है। 237 4 31579। ये ट्रांजैक्शन किस डेट पे रिकॉर्ड होगी, ये ट्रांजैक्शन डेट पे जिस दिन आपने सेल की है जी। यकम स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट साल के फर्ज करेंगे इसको फारिग करें। कैश कितना आया, 2 लाख। सेल ऑफ प्रोडक्ट 168,421, और रिफंड लाइबिलिटी या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 31,579। ओके, अब आपने वो कैलकुलेशन एक करनी है जो हमने की थी उस सवाल में, जिस सवाल में हम बिल्डिंग बना के दे रहे थे बिलावल को 3-4 सालों वाली, वो कैलकुलेशन करनी है। वो क्यों, इसलिए कि हमारा जो अंदाज़ा है ना कि वो 7500 पॉइंट्स लेने आएगा, वो अंदाज़ा हर साल के एंड पे बदल सकता है। हो सकता है अगले साल हम सोच रहे हैं 7500 की बजाय 7800 लेने आएगा, हो सकता है हम अगले साल सोच रहे हैं 7500 की बजाय 7000 डिस्काउंट अवेल कराने आएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन करनी है जो हम वहाँ करते थे। वो कैलकुलेशन मैं आपको अगर याद करवाऊँ, वो होती थी कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर, और नीचे वाले कॉलम में होता था टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। फिर मैं हाइलाइटर से पहले साल इसको पकड़ के इससे डिवाइड करता था, दूसरे साल दोनों को पकड़ के टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट से डिवाइड करता था। इस टाइप जैसी कैलकुलेशन होने लगी है, लेकिन किस नाम से, पॉइंट्स यूज्ड इन ईयर। हमारे साल कितने पॉइंट्स यूज हुए, और अगला कोई फिक्रा बताएं, टोटल एस्टिमेटेड पॉइंट्स। वैसे एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा एस्टिमेट कितना है कि वो पॉइंट्स यूज कर लेगा, 7500। ये एट द स्टार्ट ऑफ एक है। अब जरा पढ़ें, फॉर 2001 एज्यूम दैट बाय एंड ऑफ 2001 2500 हैड बीन रिडीम्ड एंड एस्टिमेशन ऑफ 7500 इज स्टिल देयर। मेरा अंदाजा 7500 वाला अभी तक वो ही है जो किस वक्त था, ये किस वक्त मुझे पता था 7500 वाली बात स्टार्ट पे, और ईयर एंड पे भी अल्लाह का शुक्र है मेरा अंदाजा अभी क्या है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में मेरा अंदाजा होगा उसकी बेस पे मैं वो वर्किंग करके एलोकेशन किया करूंगा, और अगर उसी साल मेरा अंदाजा बदल जाए तो फिर ईयर एंड के ऊपर मैं देखूंगा कितने डिस्काउंट यूनिट्स उसने अवेल किए हैं। अच्छा, अब मुझे बता दें बेस्ड ऑन माय क्वेश्चन, ये वाला 7500 नहीं उठाने लगा अब मैं, ये 7500 तो इसलिए उठाया था ताकि वर्किंग हो सके पहली वाली जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब मैं कौन सा वाला 7500 उठाने लगा हूं, मेरा अंदाजा सेम है, और अगर इधर साल के एंड में मेरा अंदाजा 7400 होता तो इधर मैं 7400 लिख देता। अब मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है, कितने यूनिट्स देने का सोचा 7500, कितने ले गया, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लें। 2500 यूनिट्स ले गया, 7500 टोटल इसने लेके जाने हैं कितने सालों में, जितने भी सालों में। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लें, 2500 डिवाइडेड बाय 33.33%। सबर सबर सबर, अगली कैलकुलेशन आपने मुझे खुद करके देनी है। ये कौन सा साल है, 2000 x, और ये 2002।
फॉर 2002 एज्यूम डेट बाय द एंड ऑफ 2002 अ फर्दर 3, इसमें वो पिछले वाले शामिल नहीं है, अ फर्दर 3 for had been redeemed and that the estimate of 7500 would be redeemed had changed to, अब वो कितने लेके जाएगा 7700। अच्छा यार, ये जो 3000 है ना, वो देने का एक और तरीका भी हो सकता था, कोई मुझे बताए। 3000 देने का, अभी तो लिखा है उसने फर्दर 3000 है, 3000 देने का एक और तरीका भी हो सकता था। एज ऑन 2002 5500 हैड बीन रिडीम, ऐसे भी दे सकता ना पेपर में, लेकिन इधर इसने कैसे दिया? लेकिन मुझे कैलकुलेशन में कौन से चाहिए? इन द ईयर वाले, फॉर द ईयर, यूज्ड इन द ईयर या फॉर द ईयर, मुझे कैलकुलेशन में ये वाले चाहिए। आप बता दें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। पट्टी पकड़ के 2500 जमा डिवाइडेड बाय 2500 जमा 3000, 71.4%। ये डिस्काउंट आज तक वो अवेल कर चुका है, 71.4%। डन। अच्छा जी, अगली बात, 2 P&L बनेंगे, एक एज ऑन टाइप और एक फॉर द ईयर टाइप। तो सबसे पहले मैं पहले साल का रेवेन्यू निकालने लगा हूं, क्या करके? एज ऑन। एज ऑन, सबर सबर सबर, कौन सा रेवेन्यू, किसका रेवेन्यू, किस पे परसेंटेज लगानी है सर? क्या होने लगा है मुझे बता दें। 33% आप किस पे लगाएंगे? 71 किस पे लगाएंगे? आप मुझे बताएंगे मैं किस पे लगाऊंगा। एक्सेलेंट, ये सेल बुक हो चुकी है, इस पे नहीं लग सकता, सेल टू बी बुक्ड पे लगना है। ये डिस्काउंट आहिस्ता आहिस्ता सेल में जाएगा। अभी याद है थोड़ी देर पहले लाइबिलिटी डेबिट हो रही थी और सेल क्रेडिट हो रही थी। अभी याद है थोड़ी देर पहले लाइबिलिटीज डेबिट, सेल क्रेडिट, लाइबिलिटीज डेबिट, तो लाइबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता किस में जाएगी? तो क्या अगर ये मेरा वादा है डिस्काउंट देने का तो पूरा नहीं हो गया इतना? ये मेरा वादा है डिस्काउंट देने का तो उसमें से इतना पूरा नहीं हो गया। तो जितना वादा पूरा होता जाए उसको किस में डालते रहे? सेल। वादा कितना है? तो 31579 के वादे को पकड़ा करेंगे, बोंगी नहीं मारनी, इस सेल को दोबारा बुक कर रहे हो। सेल क्रेडिट कर चुके हैं, P&L में जा चुकी है, दोबारा सेल बुक हो रही हो। सेल किसकी बुक होनी है? जिसकी अभी तक बुक नहीं हुई। पकड़ें जी, 31579 का डिस्काउंट देने का वादा है, उसमें से कितना दे दिया? 33.10526। ये एज ऑन टाइप ही चलें। अभी आगे चलें जी, कितना डिस्काउंट देने का वादा है? 13579 31579 इंटू 71.2254। अब क्या बनाऊं? एज ऑन P&L था, अब क्या बनाऊं? P&L फॉर द ईयर। ये मुझे लगता है कि आपने 2500 की बेस पे निकाला है और ये पूरे 5500 की बेस पे निकाल लिया। तो फॉर द ईयर रेवेन्यू, ये कैरी डाउन सेल, ये ब्रॉड डाउन सेल 12021। इसकी एंट्री मैं करा देता हूं आपको, यहां तक नोट कर लें। वर्किंग, इसमें कोई मसला है? अच्छा वो मैं करवा, किसी फिगर में मसला है? एंट्री अगली करवा रहे हो? उसका ठहर जाओ। ठीक है, इसमें ना सिर्फ पॉइंट्स की सेल बुक करनी है, पॉइंट्स के साथ जो चीजें लेने आ रहे हैं उसकी सेल का डेटा अक्सर नहीं दिया होता।
यार थोड़ा याद करें ना, क्या कहानी थी। इधर देखें, कितने वोचर, कितना डिस्काउंट पॉइंट्स ले गया। अक्सान इधर देखो, कितने पॉइंट्स ले गया 2500, कितने लेके जाएगा 7500, कितने परसेंट ले गया। लेकिन अगले साल फॉर द ईयर नहीं निकालनी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एज ऑन ही निकालनी है। कितने पॉइंट्स अगले साल ले गया 3000, लेकिन अब मेरा अंदाजा है टोटल कितने लेके जाएगा 7700। आप बता दें 2500 जमा 3000 डिवाइडेड बाय 7700। अगला काम तो आसान है, वो तो आसान है। इस डिस्काउंट को पकड़ें और आहिस्ता आहिस्ता सेल में बुक कर दें। लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। कोई सवाल है तो जरूर पूछें आप। डिस्काउंट वोचर वाला आ गया, लॉयल्टी पॉइंट्स वाला पेपर में आने का चांस है। नहीं, वो आमतौर पे जल्दी रिडीम हो जाता है, वो उसमें इतने लेट नहीं जाता। पेज 363 पे एग्जाम्पल 6 है, जैसी होमवर्क के लिए लिख लें। पेज 363 पे एग्जाम्पल 6 इसी सवाल के साथ लिख लें जी। पेज 363 एग्जाम्पल 6 सेल की एंट्रीज करते हैं यार। अब हमारी लाइबिलिटी रही है डिस्काउंट देने की, या थोड़ा बहुत दे दिया है? दे दिया तो सेल में डाल दें। पहले भी लाइबिलिटी खत्म होकर सेल बुक हो रही थी, अब भी लाइबिलिटी खत्म होकर सेल बुक होगी। पहले कैश साथ आ रहा था, इसमें पॉइंट्स अलग चल रहे होते हैं, इसलिए कैश साथ नहीं आएगा। अगली एंट्रीज बता दें। 2001 के एंड पर जी 31 दिसंबर 2001 लाइबिलिटी डेबिट ये वाला 10 चलें जी। अगला साल 2002 1202 जी। जी भाई सारे इधर देखें। अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि कोई गलती हो तो वो आपकी सही हो जाए। सारे ऊपर देखें। यहां खड़े होकर आपने ये देखना है कि आपने जब चीज बेची तो उसे कितने पॉइंट्स ऑफर किए। यहां खड़े होकर जिस वक्त आप सेल कर रहे होंगे, मैंने उसे ऑफर किए 8000। इसी 8000 पॉइंट्स की बेस पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर सवाल में ये ना बताया हो कि हमने अंदाजा लगाया कि इतने पॉइंट्स वो रिडीम कर लेगा, लेकिन हमने उसे 8000 पॉइंट देने के बाद इधर खड़े होकर एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सोचा कि वो सिर्फ कितने पॉइंट अवेल करेगा 7500।
इस 7500 को आपने यूज करना है इस वर्किंग में। कैसे? 7500 पॉइंट इंटू ₹5। इस 7500 को आपने इस वर्किंग में यूज करना है और इस 7500 को यहां यूज करके ये वाली जर्नल एंट्री करनी है, पहली वाली। तो यहां खड़े होके ये वाली एंट्री होगी, फिर उसके बाद यहां खड़े होके आपको एक्चुअल डाटा अवेलेबल होगा। एक्चुअल डाटा अवेलेबल होगा, एक्चुअल डाटा है ये 2500। लेकिन यहां फिर आपने सोचना है कि ये एस्टिमेट चेंज तो नहीं हुआ, हमारे सवाल में चेंज नहीं हो रहा था। अगर चेंज ना हो तो एज इट इज 7500 को यहां लिख दें। नाउ व्हाट आर यूनिट्स रिडीम इन द ईयर? इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, 2500 इन द ईयर। व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन ओवरऑल? स्टिल 7500। तो इसका मतलब है आई हैव परफॉर्म्ड माय सर्विस अप टू 33%। नेक्स्ट, अगले साल यूनिट्स रिडीम ड्यूरिंग द ईयर 3000, बट माय एक्सपेक्टेशन हैज चेंज्ड 70। इस 7700 को अब आपने इधर ले जाना है और अब परसेंटेज फॉर द ईयर नहीं निकालनी होती, इधर परसेंटेज निकालनी होती है एज ऑन। उसका क्या तरीका है? 2500 यूनिट पिछले साल अवेल किए, 3000 इस साल अवेल किए, टोटल कितने करेगा? 71% हमने उसे यूनिट्स रिडीम करने दिए हैं। अब मैंने सेल किसकी बुक करनी है? अगला सवाल, जो सेल बुक हो चुकी है उस सेल को दोबारा बुक नहीं करना। मैंने क्या पकड़नी है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट ऑन अवेलिंग द पॉइंट्स एज ही हैज, उर्दू में, क्योंकि उसने 2500 वाले पॉइंट अवेल कर लिए हैं तो उसका 33% रेवेन्यू मैंने रेवेन्यू में अपने डाल दिया। लेकिन अगर मैं उस फिगर को, रेवेन्यू टू बी बुक्ड कहते हैं इसको कहते हैं रेवेन्यू बुक्ड और टू बी बुक्ड, अगर मैं रेवेन्यू टू बी बुक्ड को मल्टीप्लाई करूं 71% से, ये तो मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा आज तक का। तो सेल कैरी डाउन माइनस सेल ब्रॉट डाउन इज इक्वल टू सेल फॉर द ईयर। अब एंट्रीज जो है इस सेल की होंगी और एंट्री क्या बनेगी? पैसे पहले ही आ चुके हैं, लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट। ये बात आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आई होगी कि ये एस्टीमेट यहां भी बदल सकता है। ये वाला एस्टीमेट शुरू में लगाना है और इसकी बुनियाद पे ये वर्किंग होनी है और फिर ये वाला 7500 और ये वाला 7700 यहां पे जाना है। क्या? हाँ, हुआ तो सवाल बता देगा। क्या? बन नहीं सकता क्योंकि आप परसेंटेज इस पे लगा रहे हो, कभी नहीं बनेगा। कभी नहीं बनेगा, बन नहीं सकता ना, आप परसेंटेज उस पे लगा रहे हो। अब इसलिए कि हमारी लाइबिलिटी, जिस वक्त हमने यहां पे खड़े थे हमने सोचा था तुम्हें पॉइंट देंगे, इधर पॉइंट दे दिए, लाइबिलिटी डेबिट। वादा था ना डिस्काउंट देने का, पूरा कर दिया। हाँ, जिस वजह से ये पॉइंट्स बढ़े हैं उसका डाटा उसने नहीं दिया, उसकी फिर आप अगर पेपर में डाटा देते अलग एंट्री बस कर दीजिएगा, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ये सेल उसको ऑटोमेटिक, ये एक्सपायर भी हो सकते हैं। अगर एक्सपायर हो जाए तो आप सारे लाइबिलिटी को एकदम रेवेन्यू में डाल दें। पिछले सवाल में लैप्स हुए थे ना, तो सारी लाइबिलिटी को फौरन रेवेन्यू में डाल दिया था। वो वर्किंग कभी नहीं दोबारा करनी, वो वर्किंग आपने दोबारा नहीं करनी, बस आपने फ्यूचर में ही उसका इम्पैक्ट डालना है। ओके, एक सवाल मैंने आपको बता दिया इसका, और देख लेंगे और भी हुए तो। अच्छा, मुझे वो बता दें, कल वाली पे वापस आ जाएं, डिस्कशन डिस्टिंक्ट और ये और वो और भला। कितनी एग्जांपल्स हो गई थी, उन सारी एग्जांपल्स को पूरा करें। बाथरूम बन गया था, गटर सही हो गए थे। अच्छा, अब आगे चलें फिर। पेज नंबर 324।
ओके यार, एक कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलेशन की सर्विस। इसको अब आपने समझना है कि चीज़ इंस्टॉल करके देना एक सेपरेट वादा है या चीज़ इंस्टॉल करके देना चीज़ बेचने के वादे का पार्ट है। ये आज हमने डिस्कस करना है। उसमें मोहतरम, चीज़ इंस्टॉल करके देना हमेशा एक सेपरेट वादा समझा जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। चीज़ इंस्टॉल करके देना सेपरेट वादा समझा जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तसल्ली से ज़रा सुनिएगा। आप एक दुकान के ऊपर ओवन लेने गए। आपने दुकानदार को कहा, मोहतरम मुझे ओवन पैक कर दें। दुकानदार ने ओवन पैक करके दिया। आप बाहर निकले। बाहर निकल के आपने सोचा कि यार इन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंस्टॉल भी करके दे दें। आपने इनसे रिक्वेस्ट की, आप मुझे इंस्टॉल करके दे दें। इंस्टॉलेशन के बारे में ना दुनिया के स्टैंडर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि आपने इसको कभी नहीं समझना ये एक इनपुट है एसी के अंदर, ओवन के अंदर, जो एक कंबाइंड आउटपुट घर में जाके दे देगी। दिखने में शायद लगे आपको, दिखने में मैं अगेन कह रहा हूं लगेगी आपको, ये बात कंफ्यूज करेगी। लेकिन काफ़ी डिस्कशन के बाद स्टैंडर्ड वाले इस नतीजे पे पहुंचे कि आपने इंस्टॉलेशन को अलग रखना है। इसकी रीज़न, इंस्टॉलेशन करने के बाद उस ओवन को एज इट इज़ डी इंस्टॉल किया जा सकता है, उसकी शक्ल नहीं बदलती। लेकिन अगर आप एक बंदे से ईंट ले रहे हैं, बजरी ले रहे हैं, सीमेंट ले रहे हैं और सैनिटरी फिटिंग्स करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, फिर आप ईंटें अलग नहीं कर सकते, बजरी अलग नहीं कर सकते, सीमेंट अलग नहीं कर सकते। अगर आप किसी से कॉफ़ी ले रहे हैं तो आप बाद में दूध अलग नहीं कर सकते, चीनी अलग नहीं कर सकते, वो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसने उनको इनपुट को ऐसे दही बना दी है उसकी कि वो अलग हो नहीं सकता। बट इंस्टॉलेशन पे ना लोगों की बड़ी बहस हुई, स्टैंडर्ड बनाने वालों की। इंस्टॉलेशन के बारे में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इंस्टॉलेशन विल ऑलवेज बी अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बिकॉज इंस्टॉलेशन एसी बेचना और उसको इंस्टॉल करके देना ये एक वादा नहीं है, बिकॉज एसी और इंस्टॉलेशन दो इनपुट्स इतने बुरे तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रही कि एक कंबाइंड आउटपुट दे रही हो। इसलिए इंस्टॉलेशन बाय डिफॉल्ट क्या होगा? सेपरेट वादा। और तीसरी तो चीज आसान सी बात है, 1 ईयर मेंटेनेंस। 1 ईयर मेंटेनेंस, अगले 1 साल तक तुम्हें मैं सही करके दे दूंगा, ये तो वैसे ही अलग चीज है, तो इट इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो अब आप इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलें और चलते चलते मैं एक मिसाल कराऊंगा जिसमें मैं इंस्टॉलेशन को पार्ट बना दूंगा उसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का। इसमें मैंने नहीं बनाया। बिस्मिल्लाह। एग्जाम्पल 8, वो तो सिर्फ एक तैयारी करवाई थी आपको, असल एग्जाम्पल 8 है। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बिल गेट्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जो बाइडन कि मैं तुम्हें एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दूंगा। ये क्या होगा? एक सीडी होगी ना, और क्या होगा? सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दूंगा, एक सीडी दे देगा। सॉफ्टवेयर लाइसेंस सीडी होती है, और क्या होता है? एक सीडी मैं तुम्हें दे दूंगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ज्यादा मसला तुम्हें ईमेल कर देता हूं, जो भी है, एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस देता हूं तुम्हें। इसके अलावा अगर तुमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल वगैरह कराना है ना, वो भी फिर मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। वो उस तरह नहीं होगा सेटअप आ रहा होगा, बटन दबाएंगे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने में थोड़ा काम होता है, तो कहते हैं अगर आपने इंस्टॉल करवाना है ना तो वो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। एंड प्रोवाइड ऑनलाइन एंड टेलीफोनिक, यानी इंटरनेट पे और टेलीफोन पे सपोर्ट सर्विस वाया इट्स कॉल सेंटर। मेरा एक कॉल सेंटर है, वहां से मैं आपको सपोर्ट सर्विस दे दूंगा। बाद में आपको जो भी मसला आया करेगा आप मेरे पास आ जाना। ये तीसरी वाली लाइन तो इस तरह की चीज है ना, 1 ईयर मेंटेनेंस सर्विस, ठीक है। तो द डेवलपर बिल गेट्स रेगुलरली सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट सर्विस सेपरेटली। इसका मतलब है बिल गेट्स के अलावा अगर कोई और बंदा लाइसेंस बेचे तो बिल गेट उसको जाके भी इंस्टॉल करके दे देता है। इसका मतलब है ये वो उस टाइप की चीज नहीं है, स्काई इलेक्ट्रिक टाइप वाली चीज। तो इसका मतलब है लाइसेंस, ये जो सॉफ्टवेयर है एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। आप किसी और से सॉफ्टवेयर ले लें, किसी और से इंस्टॉल करवा लें, किसी और से मेंटेनेंस सर्विस ले लें, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है,
जिसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टाइप भी कह सकते हैं। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारे लोग बना लेते हैं। द डेवलपर रेगुलरली सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट सर्विस सेपरेटली। ये इस बात का सबूत है कि ये इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट है, क्योंकि मैंने कहा था हम या और सेलर अगर इसको अलग अलग बेच रहे हैं, यही पढ़ा था ना कल। पहली शर्त कौन सा लेक्चर था कल? 113। चीजें अपने अंदर अलग अलग होती हैं, ये एक सवाल है। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या वो इनपुट होके कंबाइंड आउटपुट है, ये अलग सवाल है। पहले मैं देखने लगा हूं ये तीनों चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं, तो क्या मैं बेनिफिट ले सकता हूं लाइसेंस का ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल? हाँ, मैं खुद भी इंस्टॉल कर सकता हूं, शायद ऐसे बंदे हो, अगर मैं खुद नहीं कर सकता किसी और से करवा लूंगा। ये कैसे पता चलेगा ये चीज मेरे इस्तेमाल के काबिल है? द फैक्ट दैट बिल गेट और अदर बिल गेटियां रेगुलरली सेल्स अ गुड्स सेपरेटली। ये फैक्ट के बिल गेट या और सॉफ्टवेयर हाउसेस को अलग बेचते हैं, इस बात का सबूत है कि मैं बिल गेट की मदद के बगैर भी इससे क्या उठा सकता हूं? फायदा उठा सकता हूं। तो क्या ये चीजें सॉफ्टवेयर का बेचना, सॉफ्टवेयर का बेचने का मतलब है सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, सॉफ्टवेयर का बेचना, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना और बाद में सपोर्ट सर्विस देना, क्या ये चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं? क्या कोई ऐसा हाईली स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि जिसको उसी ने इंस्टॉल करके देना और किसी ने नहीं करके देना? सवाल वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं, इट इज नॉट अ वेरी टेक्निकल सॉफ्टवेयर। द डेवलपर रेगुलरली सेल्स द सॉफ्टवेयर एंड सपोर्ट्स। अगर ये डेवलपर बेचते तो कोई और डेवलपर भी बेचते होंगे। अच्छा, द इंस्टॉलेशन सर्विस एंड सपोर्ट सर्विस आर रूटीनली परफॉर्म्ड बाय अदर एंटिटीज। और इंस्टॉलेशन भी दूसरों से भी करवा सकते हैं और सपोर्ट सर्विस भी दूसरों से आप ले सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। एंड डज नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंटली। सॉफ्टवेयर लाइसेंस जब इंस्टॉल करना होता है तो कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं आ जाती सॉफ्टवेयर के अंदर, वो अपनी जगह रहता है, बाद में अनइंस्टॉल भी एज इट इज हो जाता है। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट टेक्निकल सपोर्ट। और टेक्निकल सपोर्ट तो कहते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है, सॉफ्टवेयर उसके बगैर भी चल सकता है, कोई मसला ही नहीं। तो अब आप मुझे बता दें, कैन कस्टमर ऑब्टेन द बेनिफिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑन इट्स ऑन और टुगेदर विद द रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम? सो दीज आर 3 डिस्टिंक्ट आइटम। आगे लिखें, इन इट सेल्फ, अपने अंदर। अपने अंदर ये क्या है बोलें? अच्छा, अब बिल गेट्स के एंगल से सोचें, वो जो मैंने उर्दू का फिक्र आपको कल लिखवाया था, क्या सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट में इनको अलग अलग करके बेच रहा है? जी बिल्कुल। सेलर कह रहा है तुम मेरे से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लो। क्या ये इनपुट्स हैं 3 जो कि कंबाइंड आउटपुट बना के दे रही हैं या अलग अलग आउटपुट्स हैं? एक काम क्या करके दे रहे हैं तो वो इसको अलग काम समझ रहे हैं, दूसरा काम क्या करके दे रहे हैं? इंस्टॉलेशन। और इंस्टॉलेशन दूसरे भी कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, इसका मतलब एक नॉर्मल सा काम है। तो इंस्टॉलेशन को बाय डिफॉल्ट आपने डिस्टिंक्ट समझना है, अलग समझना है, ये मैंने आपको बताया। इस बुनियाद पे ईच गुड एंड सर्विस इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम ईच ऑफ अदर वादा विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनपुट्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ कंबाइंड आउटपुट। इसलिए 4, 5, 6 गलती से नंबर लग गया। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर 3: सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट। अगला सवाल पढ़ें। प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज आर सेम एज इन प्रीवियस एग्जांपल। क्या दे रहे हैं? सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं और ऑनलाइन और टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस, इंस्टॉलेशन के दौरान द सॉफ्टवेयर विल बी सब्सटैंशियली कस्टमाइज्ड। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग और लाइसेंस में घुसना पड़ेगा। द सॉफ्टवेयर विल बी कस्टमाइज। जैसे सूट में स्टिचिंग ऐसे घुसा दी थी कल के बाद में अलग नहीं हो सकती थी। कल ऐसे हो सकते बाद में कि सूट के अंदर आप स्टिचिंग करवा के उसको ऑल्टर करवा लो और बाद में उस ऑल्ट्रेशन को अलग कर लो। ये तो पॉसिबल नहीं है, इतने बुरे तरीके से चीजें इंटीग्रेट हो गई होती हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। तो इस सवाल में बताएं क्या लाइन है जो कि एक खूबसूरत लाइन है। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस, पहले वाले आउटपुट के अंदर घुस जाएंगे आप। द सॉफ्टवेयर विल बी ऑल टुगेदर या मेजरली कस्टमाइज्ड बाय एडिंग अ न्यू फंक्शनैलिटी। दिस विल इनेबल द सॉफ्टवेयर
टू इंटरफेस विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस यूज्ड बाय कस्टमर। और आप पीडीएफ यूज कर रहे होगे, एक्सेल यूज कर रहे होगे, वर्ड यूज कर रहे होगे, उन सबके साथ मैं इसको इंटीग्रेट करा दूंगा। और वो जो सॉफ्टवेयर है ऐसी तराश तराश करूंगा कि आप रिपोर्ट इधर से बनाया करोगे और एक्सेल में बैलेंस शीट मंगवा लिया करोगे। अब इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड जब मैंने उससे सर्विस ली है, तो ये सर्विस लेने के बाद मैं इसे कहूं अब इसको जुदा कर दो, वो कहेगा यार हाथ दोगी, पहले तो अब प्रोग्रामिंग सारी और पता नहीं कहां कहां जाके कोडिंग की है मैंने, उसमें ये बदले, उसको मैं कैसे सब कुछ खत्म करूं। उसी तरह जैसे कॉफी वाले को कहते हैं यार अब जरा दूध मुझे अलग कर दो, पेड़ हमारे बंदा दूध जाके ले ले उठूं, बोतल अलग कर दो। उसी तरह है जैसे बाथरूम पूरा बनवाने के बाद आप कहें यार जी 2-4 ईंटें निकाल दो मुझे, जरा फ्लश तोड़ के दें। लेकिन जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन होती है ना, एसी टाइप, ओवन टाइप, या जिस तरह हम घरों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉलेशन बाद में लागू हो सकती है। लेकिन ये इंस्टॉलेशन इतने बुरे तरीके से साथ जुड़ गई है कि अब ये अलग, तो मेरे ख्याल से दिस इंस्टॉलेशन इज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। व्हाट इज कंबाइंड आउटपुट? फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी सारी एप्लीकेशंस के साथ क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो ये जे डॉट के सूट टाइप की एग्जांपल है, जे डॉट के सूट टाइप की एग्जांपल है ये, क्योंकि उसमें भी सूट के अंदर ऐसे ऑल्ट्रेशन हो रही थी कि बाद में शायद सूट में अगर आप ऑल्ट्रेशन को ऑल्टर करवाने जाएं तो अगले कहेंगे ओ भाई तेरी मेहरबानी, पहले ही पे की दफा सही तरह बता देना था। तो कुछ चीजें होती हैं जो जुदा हो सकती हैं, कुछ जो चीजें इतने बुरे तरीके से हमारा सेलर इंटीग्रेट कर दे, तो इसका मतलब है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जुदा जुदा, बल्कि वो क्या चीज है, एक ही चीज है। इंस्टॉलेशन सर्विस कुड बी प्रोवाइडेड बाय एनी नॉलेजेबल सॉफ्टवेयर कंपनी। कहते हैं इंस्टॉलेशन किसी और कोई और भी कर देता है। ऐसे बुरे तरीके से जो इंस्टॉलेशन है ना, तुमने जो इनसे बिल गेट से करवाई है, वो जाओ किसी और से भी करवा लो। अब एक मिनट जे डॉट वाले एग्जाम से शुरू करें। जे डॉट को जो हमने उससे खरीदे थे कपड़े, वो कपड़े भी उसने हमें बेचे थे और उसने हमें बाद में स्टिचिंग वो ऑल्ट्रेशन सर्विस भी दी थी। मैंने कहा था कि वो ऑल्ट्रेशन बाहर दर्जी से भी करवा सकते हैं। जब वो ऑल्ट्रेशन बाहर दर्जी से करवा सकते हैं तो मैंने कहा था एज अ फर्स्ट स्टेप ये अपने अंदर दोनों डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि मेरा सप्लायर या कोई और सप्लायर इस काम को अलग अलग करके दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑल्ट्रेशन और सूट सेलिंग, मैंने कहा था अपने अंदर अलग अलग वादे हैं। लेकिन इस स्टेप ने आके ना मुझे कह दिया था इनको अलग अलग वादा ना करो, बिकॉज ऑल्ट्रेशन इज एन इनपुट टू मॉडिफाई एन, इसलिए उसने कह दिया था अब ये अलग लग नहीं रहे, अब तो ये इतने बुरे तरीके से जुड़ गए हैं कि अब आप इनको अलग नहीं करवा सकते। तो फिर मैंने कहा था अब जे डॉट वाले क्या कहेंगे, हमने सूट बेचा बस, और उसको कितने वादे कहेंगे, इधर आए आप। माना कि दुनिया में दूसरे लोग भी नॉलेजेबल हैं, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वो भी नॉलेजेबल हैं। माना कि दुनिया में दूसरे लोग भी नॉलेजेबल हैं और वो भी इंस्टॉलेशन करके दे देते हैं इस जैसी, लेकिन दूसरे दर्जी की बजाय मैंने अपने ही सेलर को आके कहा यार जरा तू कर दे मुझे। अब जब उसने कर दी मुझे कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन, तो क्या इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि नाउ आई हैव रिसीव्ड एन आउटपुट, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिला है जिसको इंस्टॉलेशन ने मॉडिफाई कर दिया है। अब अगर मैं कहूं कि मेरा सॉफ्टवेयर मेरी असली हालत पे वापस ले आओ, तो शायद इसके मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। वो कहेगा जगह जगह कोडिंग मैंने चेंज की, अब मैं आपके लिए ये दोबारा सारा कुछ तो नहीं करके दे सकता। ठीक है, तो सारी बात की थीम ये बनी कि जहां एंटिटी चीजों को ऐसे तरीके से इंटीग्रेट कर दे कि बाद में हम उन्हें जुदा, तो इसका मतलब है एंटिटी ने एक चीज बेची है या एक से ज्यादा। लेकिन स्टिल सपोर्ट सर्विस के बारे में मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि सपोर्ट सर्विस उस सॉफ्टवेयर के अंदर घुसानी कोई चीज जरूरी नहीं होती कि सॉफ्टवेयर के अंदर सपोर्ट सर्विस घुसी हो, वो बाद में अलग अलग फोन करके हम लेते रहेंगे। दैट इज अ सेपरेट वादा। तो अब बता दें इस सवाल में कितने वादे निकले, 2। 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट। नंबर 1
software customization which comprise two things. Number one, license for software and a technical support. ये अंग्रेजी जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी तो आसान आसान से सवाल हैं, ये मैं इंशाल्लाह कल आपको करवा दूंगा 5-7 मिनट होमवर्क में। अब डिस्काउंट वोचर वाला सवाल करेंगे आप। डिस्काउंट वोचर वाला एक मैंने आपको बताया, लॉयल्टी वाला भी एक बताया जो होमवर्क में नहीं लिखा हुआ, और एक जो कल वाले 4 सवाल हैं, कल वाले 3 सवाल, उनको भी एक दफ़ा नज़र मारेंगे। ये मेरे ख्याल से टोटल जो है ना 45 से 50 मिनट आपको लगेंगे। तो हाँ, एक लॉयल्टी प्रोग्राम वाला सवाल है और एक डिस्काउंट वोचर वाला सवाल है, और एक वो 3 सवाल जो कल दिए थे। भाई ज़रा जल्दी खाली कर दें, और सवारियां बाहर इंतज़ार कर रही हैं।